को ही हम सीख लें, अगर केवल D9 चार्ट को ही सीख लें तो 60-70% प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हम नहीं हैं, आईफोन 10 में वो नहीं है। चलो सर कंटिन्यू करते हैं, बस देखा जाएगा बाद में। चलो, अब अगर नहीं बताते तो इनको फिर बाद में भाई हटा दीजिएगा। अगर हाँ हाँ, और क्या नहीं, फिर ये क्लास इनकी मिस हो जबरदस्ती। जाएगी। हाँ नहीं, वो तो नहीं है, सोनी तो नहीं है, सोनी, नहीं, विवेक सोनी ने ज्वाइन विवेक तो सोनी। अभी तो नहीं किया है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें देखिए D9 चार्ट को अगर केवल हम लोग स्टडी करना सीख जाएं पूरे तरीके से, इसमें नाड़ी में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। सारे नाड़ी ग्रंथों में देव केरलम जो अपनी चंद्रकला नाड़ी है, वहां पर हर चैप्टर में D9 का उपयोग है। वहां D9 का माने ट्रांजिट में D9 का बड़ा उपयोग बताया गया है। आज थोड़ा सा हम आज का जो शनि हमारा ट्रांजिट कर रहा है उस पर देखेंगे कि देव केरलम में किस तरीके से उसको बताया गया है कि ट्राइन जो है, जब शनि जहां से ट्रांजिट करता है तो 4 हाउसेस को वो इफेक्ट करता है जहां बैठा है, और 3 उसकी दृष्टियां हैं। उसको लास्ट में हम लेंगे। पहले जो हमारा 64वां नवांश चल रहा था, इसमें 2 उदाहरण जो है आप पहले देख चुके हैं कि जब भी 64वें नवांश में कोई प्लेनेट जाता है वो उसका कारकत्व तो निगेटिव हो जाता है, खराब हो जाता है। आपने पढ़ा था कि इंदिरा जी के जो है वीनस के 64वें नवांश में शनि और केतु बैठे हैं, तो उनके हस्बैंड की बहुत अर्ली डेथ हो गई थी। इसी तरीके से आप जो एक और चार्ट हम बताएंगे, डॉक्टर वी रमन जो अपने जो बहुत बड़े पितामह, मतलब इस ज्योतिष के पितामह हैं, इनके जीवन में भी 2 घटनाएं 64वें नवांश के शनि ट्रांजिट में हुई हैं। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, 2 उदाहरण, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राशि तुल्य नवांश को कैसे स्टडी करेंगे, और उसके बाद ट्रांजिट, फिर जो विवाह का है, विवाह में इसका उपयोग है, वो हम लोग इसके बाद लेते हैं। तो रमन जी का जो आप डेट ऑफ बर्थ है इनका 8 अगस्त 1912 का है, और 1935 पर उनका जन्म है बेंगलोर का। इनका D1 जो है कुंभ लग्न का है, तो इसमें कुंभ लग्न का बना लें। सभी लोग कुंभ लग्न का एक चार्ट बना लें। सेकंड हाउस में राहु है, फोर्थ हाउस में शनि और चंद्रमा है, फोर्थ हाउस में शनि चंद्रमा है। सिक्स हाउस में सूर्य है कर्क का। सिंह राशि में वीनस, मरकरी और मार्स 3 प्लैनेट हैं। ये तो हो गया, और 10th हाउस में जुपिटर है। देखिए, इसमें ये शायद अब इस सदी के सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, और इन्होंने ही आज ज्योतिष को इस स्टेज पर पहुंचाया है। तो पहले तो ये देख लें कि ज्योतिष का जो है वो कुंभ राशि से कोई न कोई जरूर है, या तो लग्न होगी कुंभ की, या नवांश में कुंभ का लग्न होगा। सूर्य, बृहस्पति और शनि, इनमें से कोई न कोई एक प्लेनेट जरूर होगा। जो हम लोग एस्ट्रोलॉजर जितने यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपना चार्ट में देख सकते हैं, कुंभ राशि में सूर्य, बृहस्पति और शनि में से कोई न कोई प्लेनेट होना चाहिए। तो इसमें देखिए एक है कि सूर्य और बृहस्पति त्रिकोण में है, और केतु जो है उसको तृतीय भाव से, यानी सामने 3, 7, 11 जो हमारा एक बनता है ट्राइन, वहां से जो है ये साइड दे रहा है। तो ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, और इनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थी कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट की जिस गोली से मारा गया था, उसको उन्होंने 2 साल पहले डेट तक बता दी थी कि ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ध्रुव नाड़ी जो है, जो सबसे कठिन है और सबसे बड़ी जो है मात्रा में जिसमें श्लोक है, ध्रुव नाड़ी को इन्होंने बहुत गहरे रंग से पढ़ा। लेकिन
इन्होंने कभी भी आईकास में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं किया। इन्होंने एक के.एन. राव सर को जो है एक प्रेडिक्शन दिया था, और वो हम पहले भी बता चुके हैं। उनकी चिल्ड्रन एंड प्लैनेट्स एंड चिल्ड्रन नाम की एक बुक है के.एन. राव की। उसमें लास्ट में उन्होंने वो प्रेडिक्शन जो है केवल डेट ऑफ बर्थ उन्होंने दी थी, उन्होंने सारा पूरे जीवन का प्रेडिक्शन जो है उसमें लिखा हुआ था कि नाड़ी ग्रंथ में किस तरीके से प्रेडिक्शन किया जाता है। और उन्होंने वार्निंग दी थी कि आप इसको किसी को रिवील नहीं करेंगे, किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये प्रेडिक्शन नाड़ी का है, सीक्रेट है। इन्होंने क्या किया कि जब तक वो प्रेडिक्शन इन्होंने बताया नहीं, सीक्रेट ओपन नहीं किया, तब तक दोनों लोगों के बहुत अच्छे संबंध रहे। लेकिन जैसे ही इन्होंने उस बुक में उसको पब्लिश कराया, उसी दिन से दोनों के संबंध खराब हो गए, और अंत में फिर एस्ट्रोलॉजिकल जो मैगजीन निकलती थी उसके एडिटर से के.एन. राव को हटना पड़ा था। तो यहाँ पर इनका जो नवांश चार्ट है, इसको नवांश भी बना लें, धनु नवांश है। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। धनु नवांश बनता है तो इसमें दो तीन चीजें, दो हम घटनाएं इसको बताएंगे कि दो घटनाएं 64वें नवांश में किस तरह से घटित होती हैं। देखिए, हाउसेस के बारे में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कारकत हमें पता होनी चाहिए हाउसेस के। जैसे फादर के लिए है तो ग्रैंड फादर भी हम 9th हाउस से ही देखते हैं, और प्लेनेट जब देखेंगे तो प्लेनेट राहु होता है। तो एक घटना इनको बताते हैं, इनका जो वीनस है शुक्र, आप देखिए एक और इनका सीक्रेट बताते हैं कि इनकी कुंडली जब मिलान के लिए आई थी तो इन्होंने कहा कि ये मांगलिक कुंडली है, तो हम मांगलिक कन्या से ही विवाह करेंगे। ये इनका अपना जो है स्टडी था, क्योंकि सप्तम हाउस में सिंह राशि में मंगल बैठा हुआ है। लेकिन इनके जो पिता थे सूर्य नारायण राव, सूर्य नारायण जी जो है वो बहुत बड़े विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर हुए हैं। और आपको पता होगा जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इन्होंने 15 अगस्त 1947 की रात के 12 बजे का समय दिया था, क्योंकि दो उस समय जोशी, एक हरदेव शर्मा जोशी जी और वी सूर्य नारायण राव। सूर्य नारायण राव ने किसी पता नहीं किस तरीके से देखा, उन्होंने कहा कि इस कुंडली में मंगल दोष जो है पूरी तरह से निरस्त हो जाता है और ये टाई बहुत दिन तक चलेगी, और शादी करवा दी। और आप देखिए 65 यानी 68 68 साल तक जो है इनकी मैरिज चली। और होता यह है कि अगर सप्तम में मंगल होता तो हम लोग साधारण ये कहते हैं कि पार्टनर की डेथ होती है, लेकिन इनकी पत्नी की डेथ नहीं हुई, पहले इनकी डेथ हुई, जबकि मंगल सप्तम हाउस में बैठा हुआ है, दोनों जो है शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने राजयोग देखा कि पंचमेश, नवमेश और जो है सप्तमेश, ये तीनों बैठे हैं तो बड़ा राजयोग बना रहे हैं। तो शादी इन्होंने कराई और बहुत दिन तक मैरिज चली। इनका वीनस लियो साइन में 2 अंश और 15 कला का है। 2 अंश 15 कला का जो भी होगा तो पहला नवांश है, तो लियो का पहला नवांश जो है मेष में आता है। और इसका 64वां नवांश कहाँ जाएगा, ये मीन में जाएगा। तो मीन का पहला नवांश कर्क आएगा। हम लोग इतना तो जान ही गए हैं कि मीन का पहला नवांश कर्क आएगा। तो वीनस के 64वें नवांश में जो है से जिस समय शनि का गोचर हो रहा था 11 राशि 2 अंश और 16 कला पर, मार्च 1937 में, मार्च 1937 में जिस समय शनि जो है कुंभ राशि पार करके मीन में 2 अंश 16 कला का था, जो कि इनके वीनस के 64वें नवांश से गोचर कर रहा था, तो इनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। क्योंकि वीनस जो है 9th का लॉर्ड है और वो ग्रैंडफादर को सिग्निफाई करता है। इसके बाद एक और है इनके जीवन में जो सबसे खराब घटना घटी। एक ही इनके लड़का था सूर्य प्रकाश, और उसकी भी बहुत अर्ली डेथ हो गई थी।
तो उसको इन्होंने इस तरह दिखाया कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा वृष राशि में 23 अंश 59 कला का है, और 23-20 तक जो है 7वां नवांश होता है, 23-20 के आगे जो है 8वां नवांश आता है 26-40 तक। तो वृष का जो 8वां नवांश है वो सिंह आता है, क्योंकि वृष मकर से शुरू होता है, तो मकर से आप गिनेंगे तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, सिंह नवांश। तो आप ये समझिए कि ये जो है टॉरस साइन सिंह नवांश। अब इसका जो है 64वां नवांश कहाँ जाएगा? 64वां नवांश धनु में जाएगा, क्योंकि चंद्रमा से अष्टम में धनु है। और पहले समझ लीजिए धनु जो है वो 5th के लिए मारक हाउस है। धनु राशि जो है, धनु जो 11th पड़ी है, 11th 5th का मारक भाव है। तो जब 9 सितंबर 1963 को जब शनि धनु राशि के 24 और 3 कला केतु was traveling in Sagittarius sign 24 अंश 3 कला। सेजिटेरियस का 24 अंश 3 कला कहाँ जाएगा? इसको आप जरा हिसाब लगाइए। चंद्रमा टॉरस में 23 अंश 59 कला का है। 64वां नवांश, सर नौमांश की लग्न बताएं जरा सा। नवांश की लग्न है धनु। धनु है, ठीक है। आपने ये मून का कितनी डिग्री बताई? मून का इनका है 23 अंश 38 कला। 23-38, तो हाँ। यानी कि ये है 23-38 है। 23 7वां 8वां नौमांश हो गया। 8वां हुआ। तो 10 से काउंट करेंगे, 10 11 12 1 2 3 4 5 सिंह में आएगा। हाँ, सिंह में आएगा। जी। अब इसके बाद ये सेजिटेरियस में जो है जी, इसका ट्रांजिट अगर आप किसी के पास हो तो 9 सितंबर 1963 का जो ट्रांजिट डाल दीजिए जरा। हाँ जी, अखिल की गिनती ठीक डाल दीजिए। 3 4 5 डबल हो गया, जो 3 4 5 गलती हो जाएगी। अच्छा 5 गलत वो हो गया। 5 4 3 पीछे चलिए। 2 नहीं है, 2 नहीं लिखा। ठीक दो है। जगह जगह, 2 हाँ, लिखो। यहाँ से ठीक कर नहीं, लिखने में फिर गलती हो जाएगी ना बड़ी में। हाँ, 1 मिनट 9 बाकी ठीक है, 3 4 कर दीजिए बस। 2 3 4 9 सितंबर 1 मिनट देखते हैं। अरे वो ठीक ठीक है, है। बाकी तो ठीक है, 2 लिख दीजिए। 2 से लिखिए, 1 2 3 4 ठीक हो जाएगा, बाकी ठीक था। अब राशियां बता दीजिए, कहाँ क्या बैठा? चंद्रमा सिंह राशि में है। विश्वा जी बाकी ग्रह बोल दीजिए, लिख ले सब लोग। अब नवांश का अगर देख लीजिए, नवांश में चंद्रमा सिंह का हो गया। चंद्रमा सिंह का हो गया, वहां बुध भी है। अच्छा, और मंगल गुरु जो है तुला राशि में है। मंगल और गुरु। सूर्य और राहु जो है मकर राशि में है। शुक्र और शनि मेष में है, मेष राशि। कर्क में केतु है। ठीक हो गया पूरा। हाँ। ये सिंह राशि में क्या है? चंद्रमा है और बुध है, चंद्रमा और बुध।
मरकरी। और तुला में? तुला में मंगल और गुरु। वहां पर वीनस है तुला राशि में, गुरु और मंगल वहां, यहाँ पर एक कम करना है। ठीक, बस हो गया। तो अब देखिए 9 सितंबर केतु धनी राशि से गोचर कर रहा था। केतु धनु राशि से गोचर कर रहा था और उस समय केतु का जो 4 अंश और 38 कला का था। इस तरीके से इसको आप देखेंगे, ये घटनाएं घटती हैं। एक पुस्तक आप लोग ले लें, नाड़ी और नवांश है इनका, CS पटेल का, पूरा नवांश पर उन्होंने जो है वो लिखा हुआ है। अब इसके बाद जो 64वां नवांश काफी होगा, कई उदाहरण हम लोग पढ़ लिए हैं। पुस्तक कहाँ से बन मिलेगी सर? अरे वो ऑनलाइन मंगा लो। अच्छा, नाड़ी और नवांश करके है, वो CS पटेल की है। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। अब इसके बाद जो है एक हम लोग पढ़ लेते हैं जरा, राशि तुल्य नवांश। ये देव केरलम में है, इसका कंसेप्ट और कहीं नहीं है। वैदिक में किसी भी क्लासिक्स में ये राशि तुल्य नवांश जो है ये हम लोग नहीं पाते हैं। ये केवल देव केरलम या जिसे कहते हैं चंद्रकला नाड़ी में। तो इसका उपयोग क्या है? देखिए अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि D1 चार्ट की जो स्ट्रेंथ है प्लेनेट की, वो हम D9 चार्ट में देखते हैं। D9 चार्ट में दो तरीके से देखते हैं। एक तो प्लेनेट जो है वो D1 के सापेक्ष कहाँ गया है। D1 के सापेक्ष, मान लीजिए D1 में कहीं पे बैठा हुआ है और D9 में वो D1 की जो 4 राशियां हैं केंद्र की और 2 राशियां त्रिकोण की हैं, इनमें अगर गया है तो उसको अच्छा मानते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर वो 6, 8, 12 की राशि में गया है तो खराब है। तो यहाँ पर राशि तुल्य नवांश में क्या करते हैं, 3 चार्ट बनते हैं समझने के लिए। और जो समझ जाते हैं बाद में, जैसे आप सभी लोग एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं, तो आप इसको 2 चार्ट में ही देख सकते हैं। पहला तो D1 चार्ट है, आप अपना सभी लोग D1 चार्ट बना लें, हमने बताया था, और D9 बना लें। इसके बाद हमने कहा था कि एक ब्लैंक चार्ट बनाएं, इसमें D1 की लग्न रखें, लग्न जो है D1 के हिसाब से उसको रखें, और प्लैनेट जो है वो D9 के हिसाब से रखें सभी लोग अपने चार्ट में। तो ये आपको अंदाज लग जाएगा कि हमारा जो प्लैनेट है वो किस तरीके का काम कर रहा है। अपने अपने चार्ट का D1 बना लें, D9 बना लें। फिर एक जो है ब्लैंक चार्ट बनाएं जिसमें लग्न जो है D1 के अनुसार हो, चार्ट जो है वो D1 के अनुसार हो। कोई एक चार्ट यहाँ अखिल जी अपना बना दो, अपना चार्ट यहाँ D1 D9 बना दो, और फिर जो D3 जो है वो बनाएंगे तीसरा चार्ट। इसमें क्या करना, प्लैनेट कैसे रखने इसमें? प्लेनेट D9 की राशियां को, जिन राशियों में D9 में प्लेनेट है उसको रखें। अच्छा, लग्न तो नवांशा वाली होगी ना मिस्टर? नहीं नहीं, लग्न लेंगे राशि की, यानी D1 की लग्न लेंगे। अच्छा तीसरा चार्ट जो बनेगा, तीसरा चार्ट, अच्छा, उसमें हाँ, पहला चार्ट D1 होगा जिसमें लग्न और प्लेनेट होंगे। दूसरा चार्ट D9 होगा जिसमें D9 की लग्न होगी। हाँ, D9 की लग्न होगी और प्लेनेट होंगे D9 के। प्लैनेट D1 के होंगे? नहीं, D9 के। अच्छा अच्छा, वो D9 चार्ट रहेगा ना पूरा। हो गया। ओके। और जो तीसरा जो ब्लैंक चार्ट बताया था, कि जो ब्लैंक चार्ट है उसमें जो है लग्न तो D1 की बनाई है, जिस तरह से D1 में ये लिखा है, मेष राशि का इनका बना है अखिल जी का,
आप लोग अपना D1 का जो है चार्ट बनाएं, लेकिन प्लैनेट जो है वो D9 के रखें। कैसे? मान लिए D9 में मरकरी जो है D9 में कन्या में है, तो D9 में उस चार्ट में कन्या में रख दें, जिसका जहां पर भी हो। हाँ कर दिया सर। अभी बनाए दे रहे हैं सर, हाँ, तो समझ में आ जाएगा ना। ये शेप वाला हटा दो थोड़ा सा, तो ये तीनों चार्ट आ जाएंगे। नहीं वो ले रहा था ना, तो रुक जाइए, इसको अच्छा, पहले शेप हाँ। कंप्लीट कर देना, रुक जाइए। अच्छा, ये रह गया था। जैसे आपने अभी एक किताब बताई CS पटेल की, और कोई किताब कौन सी लेनी चाहिए? और भी कोई बताया आपने? एक बार जरा बता देंगे सारी चलो किताबों बता का? देंगे, पहले ये हो जाए फिर बताएंगे। किताबें तो बहुत हैं, ज्यादा किताबें पढ़ने से बने गड़बड़ है। एक किताब को बार बार पढ़िए। उतना ही बताइए जो जरूरत है ना, ज्यादा नहीं यही पढ़ना। सबसे बढ़िया किताब यही है जो सर पढ़ा रहे हैं। सर नहीं, को वो तो सुनते है। रहो, इनके नोट्स बनाते रहो। ये सारी कई किताबों का निचोड़ है यहाँ पे। आप ऐसे कोई किताब जल्दी पूरी पढ़ नहीं पाओगे। खैर सही। चलिए, तो आपने क्या बताया? ठीक जो है, D1 चार्ट, जो चार्ट बना दिया आपने। D1 का हो गया। हाँ, प्लेनेट बैठा लो। और ये जो राशि तुल्य नवमांश है, हाँ, पहले ये दोनों चार्ट कंप्लीट करो, प्लेनेट बैठा लो। हाँ, राशि तुल्य। इसमें वही मेष लग्न डालो जी। इसको मेष। सभी लोग अपने चार्ट में 3 चार्ट बना लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो हमसे पूछ लें। पहला D1 चार्ट बनाएंगे, D9 चार्ट बनाएंगे, फिर तीसरा जो चार्ट बनेगा लग्न तो D1 के अनुसार होगी, लेकिन प्लैनेट जो है वो D9 की राशि के अनुसार उसमें रखे जाएंगे। हाँ जी सर, बना दिया वो, है ना। अब एक इसको स्टडी कैसे करते हैं, इसमें प्लैनेट का ये जो है बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल है। 64वें नवांश का जितना उपयोग है उतना ही इस चार्ट का भी उपयोग है। उत्तम नवांश में तो वही रहेगा, राशि तुल्य एक ही हो जाएगा ना। हाँ, नवांश तो वही, राशि तुल्य तो मैंने राशि चार्ट में एक ही हो नवांश जाएगा ना। प्लैनेट नवांश के बैठा लो। नहीं, अगर मतलब वर्गोत्तम अगर लग्न ही है हाँ, तो वर्गोत्तम लग्न है तो वही रहेंगे। लग्न वर्गोत्तम होगी, लेकिन प्लैनेट तो जो वर्गोत्तम नहीं होंगे सब ना। नहीं तो नवमांश वाले बैठाएंगे ना आप, घर तो नवांश में सारे प्लैनेट थोड़ा वर्गोत्तम होंगे, लग्न वर्गोत्तम हो सकती है। तो लग्न के बाकी ग्रह को नवांश के अनुसार से बैठा लिए। ये आप क्या बता रहे हैं कि जो D1 का चार्ट बनाने लग्न D1 के ले लें और प्लेनेट नवमांश के हिसाब से बैठा। अब जैसे देखिए इसमें D9 में सूर्य जो है वो D1 में तो मकर में है, लेकिन D9 में 3 नंबर पे आया मिथुन में। इस चार्ट जो स्क्रीन पर है तो राशि तुल्य नवांश में जो है वो सूर्य को 3 नंबर पे रखेंगे। स्क्रीन तो दिख नहीं रहा अखिल जी। हाँ जी, आपको और सबको स्क्रीन दिख रही भैया? मेरा तो गोल गोल घूम रहा है। दिख रही है सब। अभी 4 लोग बता दो, 4 लोग को दिख रही कि नहीं? गोल गोल घूम रहा है कि मतलब इसका नेट प्रॉब्लम है। आपका नेट है, हमारा चल रहा है। हमारा भी याद चल रहा है। नहीं, वो स्क्रीन दिख रही कि नहीं दिख रही? बस इतना बता। दिख रही। बस ठीक है, चलिए। मैं देखती हूँ, नेट देखती हूँ। चलो, इसके बाद आप देखिए कि सारे प्लेनेट रख दीजिए। D9 में 8 ही प्लेनेट है। है भैया? D9 में 8 प्लेनेट है। 8 है? गिन लिए आपने? हाँ, 8 लो, ये लो 9 आ गया। चंद्रमा में नहीं उठा ला। ये लो, यही मिस हो रहा है। ये लीजिए, अब हो गए 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। अब देखिए इसमें जो है ये जो बना है, अब इसको देखने का एक तरीका ये है, जो प्लेनेट हमें जिसको देखना है, मान लीजिए इनका हमें सैटर्न देखना, शनि देखना,
शनि प्रोफेशन का कारक है और बड़े भाई का भी कारक है। शनि जो है 8 नंबर राशि पे आया है, इसका मतलब D8 D1 का वो अष्टमांश है, D1 का अष्टमांश है। इसका मतलब या तो बड़े भाई हैं नहीं इनके, या अगर हैं तो उनसे दूर रहते हैं कहीं। जी, बड़ा भाई नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। तो वो शनि ने क्या हुआ कि शनि का कारकत्व जो है वहां पर खराब हो गया। दूसरा मरकरी जो है, क्योंकि वो वृश्चिक राशि में है, मरकरी छोटे भाई बहन का भी कारक है और वो 8 में बैठा हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, बिल्कुल ठीक। उसका कर्ज इनके ऊपर है और इनको उस कर्ज को अदा करना है। तो इसको इस तरह से देखेंगे कि जो प्लैनेट राशि तुल्य नवांश में 6, 8, 12 राशियों में गया है, वो उसका निगेटिव फल इनको मिल रहा है, उसका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके लिए इसके कारण से इनको परेशानी हो रही है। अब परेशानी आदमी फील करे तो परेशानी, नहीं फील करता तो उसको जिम्मेदारी समझ करके वो काम करता है। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर में जुपिटर है। जुपिटर इनका जो है 9th लॉर्ड है, वहां पर पहले तो राहु बैठा हुआ है और यहाँ 6 नंबर में आ गया है, छठे यानी 6th हाउस में। तो इनको जब भी प्रॉब्लम होगी कोई हेल्थ, तो लीवर संबंधी या ओबेसिटी जैसे मोटापा है, उस तरह का इनको जो है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छठे भाव में जुपिटर बैठा है। नाड़ी में जुपिटर को ले लेते हैं। अब मंगल जो है इसका लग्नेश, इनका देखिए लग्नेश कहाँ पर बैठा हुआ है, मंगल 7 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। मंगल केंद्र में बैठा है और अपने से सप्तम में गया है। ये केंद्र में जब जाता है कोई प्लेनेट तो अच्छा होता है, लेकिन 7 नंबर की राशि या शुक्र का घर है तो इसको ये भी कह सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि लग्नेश होकर के सप्तम में आया D9 में। आपस में पति पत्नी के बीच में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, वो पूरा एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और मंगल के जो कारकत्व का छोटा भाई यहाँ भी ले लेते हैं, छोटा भाई, तो वो जो है वो अपने से सप्तम में आया है, तो वो उसकी जो है प्रोग्रेस इनकी तुलना में काफी कम रहेगी। और वो मतलब जो है इनको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो ये मंगल को हम इस तरह से देखते हैं। तो 3-4 पॉइंट हैं। D1 के सापेक्ष जो है हम D9 में देखेंगे कि D9 में हमारा प्लेनेट D1 के सापेक्ष कैसे गया। तो 3 पॉइंट होंगे। एक तो केंद्र और त्रिकोण में गया है अगर, तो वो प्लेनेट अच्छा है, वो भले ही नीच राशि में चला गया है, लेकिन अगर केंद्र या त्रिकोण में चला गया है तो उसकी जो है स्ट्रेंथ बरकरार है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं, जो मतलब D1 का जो प्लेनेट है नवमांश वाले चार्ट में अगर केंद्र त्रिकोण में चला गया है, हाँ, यानी नवांश में जिस राशि में गया है जी, वो D1 के केंद्र या त्रिकोण में पड़ी हुई राशि, ओके, अगर वहां पर गया है तो फिर वो अच्छा है। अगर वही प्लेनेट जो नवांश जिस राशि में गया है नवांश में, वो राशि D1 के 6, 8, 12 में गई है, जैसे कि हमारा सैटर्न और मरकरी है, तो ये देखिए मैं ये थोड़ा सा आपकी परमिशन हो तो 1 लाइन में बोल दूं सबको। हाँ, अरे बोलो यार। देखिए राशि तुल्य नवमांश, राशि तुल्य नवमांश का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एक D1 का चार्ट लेंगे, एक D9 का लेंगे, पहली चीज। दूसरा, ये जो वर्ड आया है राशि तुल्य नवमांश, यानी कि नवमांश में जो राशि है यहाँ पे उसका वर्णन हो गया। तो सर जो इसको ब्रीफ करना चाह रहे हैं, सर ये कह रहे हैं कि जो D1 का जो प्लेनेट है, आप अपने नवमांश में देखिए वो किस राशि में गया है, उस राशि की कोई संख्या होगी, फिर उस राशि की संख्या को ये देखिए कि वो आपके D1 के चार्ट में किस जगह प्लेस है, क्या वो केंद्र त्रिकोण में है कि वो 6, 8, 12 में वो राशि पड़ी हुई है। केंद्र और त्रिकोण में अगर वही राशि पड़ी हुई है, इट मीन्स कि प्लेनेट ने स्ट्रेंथ गेन कर ली। और अगर वही मान लीजिए जो प्लेनेट है वो राशि है, वो जो प्लेनेट आपका, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा यहाँ पर जो है क्या कहते हैं सैटर्न है, मान लीजिए, जैसे इसको ले लीजिए आप, 12 नंबर पे क्या है, 12 पे कोई नहीं है, 6, 8, 12, तो 6, 8, 12। अब जैसे मान लीजिए मेरा यहाँ पे सैटर्न जो था वो यहाँ पर था मरकरी मिथुन राशि में, लेकिन वो चला गया हमारा D9 में वृश्चिक राशि में। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा जो सैटर्न है वो वृश्चिक राशि में D9 में बता तो रहा है, लेकिन ये वृश्चिक राशि हमारे D1 के किस
पार्ट में पड़ी है। तो यहाँ पर ये जो वृश्चिक राशि हमारी D1 के 8th हाउस में पड़ी है, यानी कि ये अष्टम भाव में पड़ी है। तो अष्टम का मतलब आप समझ लीजिए, अभी सर ने बता ही दिया, या तो बड़ा भाई होगा नहीं, और होगा तो घर से दूर रहता होगा, या अगर होता भी तो उसके थ्रू आपको स्ट्रेस, टेंशन और परेशानी बनी रहती। तो मेरे ख्याल से अब ये राशि तुल्य नौमान समझ में आ जाएगा। कोई भी एक जन बोल दे। किसी को अपना चार्ट का कराना हो डेलिनेशन D9 और ये राशि तुल्य से, तो वो बता सकता है। बता दे, अभी बता दे जिसको बताना। मिश्रा जी, हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ, D9 में जैसे एक जिनका वर्गोत्तम नवांश हो गया, उनकी राशि तो D9 और D1 तो एक ही हो जाएगी ना नवांश। हाँ तो वो D1 D9 से, वो D9 से ही देख लेंगे ना कि अगर 6, 8, 12 में चला गया, अगर वर्गोत्तम लग्न है और वहां पर 6, 8, 12 हाउस चला गया, तो वो खराब हो गया ना प्लेनेट। हाँ वो ठीक है, मतलब रहेगा तो सेम ही है, बदल नहीं जा रहा ना। सेम रहेगा, राशि तो वही चल रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को एक एग्जाम्पल के तौर पर राशि तुल्य नौमांश अगर नहीं समझ में आया है, तो वो अपना फटाफट जो है D1 का प्लेनेट और D9 के प्लेनेट बता दे, तो एक एक्सरसाइज सबके लिए हो भी जाएगी और उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेणु जी बता। मैं मिश्रा जी अपना बताता हूँ। हाँ बता। रुको, अभी रुक जाओ जरा, इसको इरेज कर ले तब बता। मेरा मैं दूं? हाँ बताओ। कर देना, कोई दिक्कत नहीं, बता दो, आप बता दो। कर्क लग्न है। सुनिए D1 में D1 में कौन? मेरा भी लगाइए, राशि तुल्य एक ही नवांश है इसलिए। अभी पहले रेणु मैडम का हो जाए। रेणु मैडम के बाद सबका हो जाएगा। सबका हो जाएगा, तो इससे सीख जाएंगे आप लोग कैसे। देखिए सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी। सर एक मैडम ऐसे कैसे हम पहले इसको आपको नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कह रही थी ना कि हमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नेट आपका काम करने लगा रेणु जी? प्लेनेट रुक जाइए, अब हमको बताओ कोई एक प्लेनेट बताइए। सिंह राशि में सन और राहु सिंह राशि में है। अभी बताइए D1 में D9 में सन कहाँ गया है, किस राशि में? D9 में सन धनु राशि में गया है, 3rd हाउस। पहले ये बताओ कि D9 में लग्न कौन सी उदित हो रही है? तुला लग्न। तुला लग्न 7, 8, 9। तो यहाँ पे सन कहाँ पे गया? धनु राशि में। 9 धनु में गया सन, ठीक है। और राहु गया है लग्न में गया है, तुला राशि, तुला में। चलो मंगल के साथ है। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या कहते हैं, देखो इसमें एक बात समझना, सूर्य जो है पहले तो राहु के साथ में है और पिता का कारक है, वो 6ठे भाव में गया है। तो सूर्य से संबंधित पिता को जो है कोई हार्ट संबंधी प्रॉब्लम रही है क्या जीवन में? हाँ जी, हार्ट की प्रॉब्लम। अब समझ गया, ऐसे इस तरीके से ये प्लेनेट इस तरीके से अपना क्यों 6ठा भाव रोग का है। 6ठा भाव रोग का है, सूर्य पिता का कारक है, राहु के साथ बैठा हुआ है और D9 में वो 6ठे भाव में रोग के भाव में गया है। मून भी वहीं चला गया है। तो मून भी वही चला गया, तो मदर को ब्लड प्रेशर वगैरह रहता होगा। हाँ जी, BP है। हाँ तो वो छठा भाव कैसे देखा? अरे ये 9 नंबर की, ये जो RTN में चला गया ना, ये 9 नंबर की जो राशि है ना, हाँ जी, ये आपकी D1, ये जो सर का कहना है, ये जो सन है, हमने सर के सिग्निफिकेशन देखे। सर ये जो D1 में दिखा रहा सिंह राशि में, लेकिन जब हमने सन को पोजीशन देखी D9 में कहाँ गया, तो वो D9 में आ गया धनु राशि में। अब हमको ये देखना है कि ये जो धनु राशि है, ये हमारे D1 के चार्ट में किस पोर्शन पे पड़ी हुई है। अच्छा, ये जो धनु राशि है आपकी पड़ी है 6th हाउस में। तो सर ने इस हिसाब से प्रिज्यूम किया कि जो सूर्य है यानी पिता को कोई ना कोई बीमारी रही होगी, 6th हाउस है, तो हो सकता है कि इंटेस्टाइन में कोई बीमारी रही हो या हार्ट से संबंधित रही हो। तो ये सर ने बता दिया। नहीं, सिंह राशि में सूर्य है, राहु के साथ बैठा है, तो ये प्रॉमिज है हार्ट का। जी। हार्ट डिजीज का प्रॉमिज है। लोग को D9 में वो प्रॉमिज जो है कैरी ऑन हो गया कि वो रोग भाव में चला गया। ये है। हाँ। तो अब जो है क्या कहते हैं, अब वो बता दें क्या नाम है, सुनील टुट्टू जी, हो गया आपको? रेणु जी समझ में आ गया आपको? अब ऐसे आप हर प्लेनेट को लगा के देखिएगा। अब जैसे मान लिया आप शनि बता दिए, एक मिनट शनि और बता दिया, ऐसे बिना चार्ट। शनि राशि में मतलब D1 में 6th हाउस में है, धनु राशि में।
धनु राशि में ही है शनि और गुरु। अच्छा ये हो नहीं, गया, ये लीजिए और नौमांश में D9 नौमान में शनि 12वें में चला गया है। नहीं, कन्या राशि बताओ राशि। मैडम जी। हाँ जी, जी जी हाँ जी। D9 में किस राशि में गया है? ये कन्या राशि। कन्या राशि में 12वें भाव। कन्या राशि 3rd हाउस में है, ठीक है ना? हाँ जी, 3rd हाउस में है, लग्न में। हाँ, लग्न में 3rd। अब ये समझिए कि आपका जो कर्म का कारक है वो 3rd हाउस में, 3rd हाउस की राशि में है। वहां पर बुध और शुक्र भी बैठे। हाँ, बुध शुक्र पहले से बैठे हैं और ये वहां पर जो है ये अकाउंट्स वर्क को शो करते हैं। आप जहाँ सर्विस करती थी कोई अकाउंट सेक्शन में थी क्या? नहीं, वैसे तो मेरा साइंटिफिक का काम था, लेकिन 5.5 साल बाद कंप्यूटर्स में चले गए थे, तो वहां पर पेरोल का काम करते थे। हाँ, तो अच्छा, लोगों के पेमेंट बनाना ये सब तो वो हाँ। 3rd हाउस भी है, कम्युनिकेशन का भी है, और वहां पर हो बुध गया शुक्र ultimately बुध सबमिट शुक्र आगे। पहले से है तो चेंज हो गया वो, माने उस तरीके का वर्क जो है आपका रहा है जी। सर्विस, क्योंकि वो प्रोफेशन का कारक है ना शनि। इसी तरीके से प्रत्येक प्लेनेट का पहले कारकत्व लेंगे कि हमें उसका क्या कारकत्व देखना है। मंजरी जी आपको कुछ पूछना है अब? हाँ, हाँ, मंदिर बताइए, आप बताओ। बताइए, बनाइए। मेरा लगा लीजिए। लग्न एक मिनट, वृश्चिक। सर आपका तो हो गया। अभी लग्न सुनील जी का वृश्चिक। नहीं हुआ ना। अच्छा, पहले उनका बता दीजिए, कोई बात नहीं है। पहले नहीं, पहले सुनील जी, पहले नहीं, सुनील सुनील जी जी, का पहले बताइए, हमारा बात नहीं। सुनील जी का बताइए। पहले हाँ। सुनील जी आइए, रुक जाइए। आप अपनी लग्न बताओ क्या है। मीन लगन है दोनों D1 D9। एक मिनट, उसका वर्गोत्तम ही है। हाँ, वर्गोत्तम हो गया। तो यहाँ पे मंजरी मैडम का भी क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा। नहीं, खत्म आप होगा, मेरा अलग ठीक है, बताइए। नहीं, चार्ट वही रहेगा, केवल प्लेनेट बदलेंगे। प्लैनेट बदल जाएंगे। मैं छठे हाउस का बताऊं D1 में 6th हाउस में अरे क्या सर, क्या है? कोई भी एक प्लेनेट तो एक प्लेनेट, हाँ, आप एक एक प्लेनेट जिसके सन, बारे में मून, आप वेनस जानना राहु। चाहते हो, जिसको आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, मैं जिस शनि के बारे प्लेनेट में से संबंधित, उस प्लेनेट को आप लीजिए। कर्म के बारे में जानना है तो शनि को देख लेते हैं। कर्म के बारे में जानना है, अपनी प्रगति के बारे में जानना शनि है। मेरा D1 में धनु राशि में, ये धनु राशि में D1 में, केंद्र में मगर वक्री है। D9 में कहाँ गया? D9 में शनि महाराज गए हैं 6th ये कन्या राशि में, 7th हाउस में कन्या राशि। मगर रेट्रोग्रेड है ना ये तो पिछले हाउस का भी जवाब देगा। अभी कोई बात इधर का नहीं, भी। यहाँ पे नहीं, रेट्रो पहले नहीं काउंट अभी करो, आप केवल पहले इसको राशि पहले तुल्य कॉन्सेप्ट नवांश समझो, में पहले जब कॉन्सेप्ट अच्छा, देखो आप पहले। हेलो हाँ जी, हाँ जी। जी, बताएं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ, कौन बोल रहा सर, है? जब मैं रेणु धवन बोल रही हूँ, अच्छा, जब हाँ, ये नवांश में हम केंद्र का कंसेप्ट देखने के अलावा हम शत्रु मित्र की बारे में भी बात करेंगे, इसमें ये भी तो देखेंगे। नहीं, सारी शत्रु चीजें मित्र तो होंगी। पहले वो प्राथमिकता है कि हाँ प्लैनेट जी। जो है हमारा कमजोर हुआ है कि अच्छा हुआ है, वो देखेंगे नहीं, अपनी नहीं, शत्रु अगर मित्र में क्या है। सपोज हाँ, नहीं सर, सपोज वो हमारी D1 के हिसाब से केंद्र में चला गया या त्रिकोण में चला गया, लेकिन अगर वो नीच का हो जाता है तो उसका हम कैसे देखेंगे? देखो, ये हमने अभी जो पॉइंट हमें लिखाने थे वो हम अभी लिखाएंगे। इसमें लिखा हुआ 6-8 मैडम, चला जाता है, अगर मैडम आपको रेणु जी, ध्यान हो जाता है। हाँ जी। मैडम ये हाँ आपसे जी। कह रहे हैं कि ये चार्ट को देख लीजिए, उसके अभी बाद फिर फिर आपकी हम क्वेरी आपका चार्ट लगा लेंगे। इसकी चार्ट के बाद आ रहा हूँ। ठीक है, नहीं, तो मेरा भी ऐसा नीच का कोई नहीं है, बस मेरा एक वैसे क्वेश्चन था। देखिए, अच्छा, चलो, नीच का है, अगर वो केंद्र त्रिकोण में है हाँ जी। तो नीच का मतलब ये होता है कि उसका कुछ एक कारकत्व जो है वो कमजोर हो जाता है। वो ठीक है। प्लेनेट के हिसाब से करेगा। मान लिया वीनस है, मैरिटल में परेशानी हो सकती है लेकिन फाइनेंशियल उसका अच्छा रहेगा। ठीक इसी है। तरह से मंगल है, अगर नीच का हो गया है प्रॉपर्टी दे देगा, भाई से रिलेशन खराब कर देगा। ठीक है। जुपिटर अगर है तो उसको जीव कहते हैं, जीव कारक है। वो जिस राशि में अगर 10th राशि में जाता है तो नीच का हो गया, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक कमजोर हो जाएंगी, लेकिन पूरी तरीके से कोई प्लेनेट एकदम नीच होकर के खराब नहीं हो जाता है। ठीक है सर। मिलेगा आपको। हाँ जी। सर, एक क्वेश्चन ये है। जी जी हाँ, बताएं। सर, एक क्वेश्चन ये है कि ये आप अभी बता रहे हैं कारक तत्व में प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन जिस हाउस का वो लॉर्ड है जी हाँ, उसकी भी आप इंटरप्रिटेशन बताइए थोड़ी सी। देखिए, ठीक है सर।
पहले तो कारक तत्व, कोई इवेंट कैसे आती, कारक तत्व माने होता है कि प्लैनेट के अंदर क्या क्या चीज है, वो क्या क्या चीज दे सकता है। हाँ जी। और हाउस के अंदर में भी कुछ चीजें हैं, हाउस के अंदर भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे मान लिया एक जी, शॉप है, एक मॉल में एक शॉप है, वहां पर शॉप में एक बहुत सामान रखा हुआ है, हाँ और जी। वहां पर जो है कई सेल्समैन हैं। हम्म। और जो मान लीजिए आपको ब्यूटी संबंधी कोई आइटम खरीदना है, और सेल्समैन जो है बुक सेल्फ का है, हाँ तो जी। बुक सेल्फ वाला जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं आपको बढ़िया सजेस्ट कर पाएगा। जी जी। जो उस काउंटर पर है, इसी प्रकार से प्लैनेट का कारकत्व वो जिस हाउस में बैठा हुआ है, अपने हिसाब से उसमें से वो फल निकालेगा। अब ठीक है। निकालेगा कैसे कि वो जिस हाउस का लॉर्ड है, हाँ जी। जिस भाव का स्वामी है, वहां से वो चीज लेगा। कारकत्व प्लेनेट का है, हाउस का भी है, जहाँ का वो लॉर्ड है। अब जैसे मान लिया ठीक कोई ठीक। प्लेनेट है, सूर्य जो है सिंह राशि का, मान लिया पंचमेश है, तो पंचम से वो चीज निकालेगा और दसम में बैठ करके दे देगा, यानी सरकारी नौकरी दिला देगा। पंचमेश होकर के दसम में बैठेगा तो सूर्य है, सरकारी नौकरी दिला देगा। लेकिन 5 का बैठ करके वो 10 में जाएगा तो अपने से छठे हाउस में चल गया, संतान को कुछ बाधा दे सकता है या संतान का स्वास्थ्य खराब कर सकता है। तो इस तरीके से हाउस का जो ओनर है वहां से कुछ कारकत्व लेंगे, प्लस वो जो है प्लेनेट के कारकत्व उसमें मिलेंगे, फिर जहां बैठा हुआ है उसका फल करेगा। तो कई इसमें पूरा मतलब जो है आपको पूरा देखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है यहाँ सर। हाँ, यहाँ पर जैसे देखिए इनका शनि जो है वो कन्या राशि बुध की राशि है, ठीक है। बुध कैलकुलेटिव है, कमर्शियल है, बैंकिंग का भी है, और ये ठीक है। केंद्र अपने से केंद्र में है, अच्छी हाँ पोजीशन जी। में है, मित्र के घर में है। तो हो सकता है बैंकिंग से संबंधित इनका कोई काम रहा हो, प्रोफेशन रहा हो। क्या किया आपने? हेलो सुनील जी, आपका प्रोफेशन क्या था? हाँ, मेरा बैंकिंग था ना। हाँ, बैंक में देखिए बुध जो है वो बैंक की, बुध की राशि है, वहां पर जो है यद्यपि शुक्र वहां पर नीच का हो जाता है, तो वहां पर कभी कभी क्या होता है, फाइनेंशियल सेटबैक भी मिल लगता है। कभी कभी अगर काउंटर बैठता है, कभी मनी ज्यादा कम हो जाता है, कभी मैंने जो है कहीं राहु के चक्कर में आ गया तो ओवर इनकम के चक्कर में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शनि केंद्र में आया है, इसने पोटेंशियल गेन की है, बुध की राशि है, वहां पर बुध जो है कॉमर्स का, बैंकिंग का, इनका कारक है कैलकुलेटिव, ठीक है ना। तो इस तरीके का प्रोफेशन हो सकता है। ये अच्छा है, इनको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, प्रोफेशन इनका जो भी रहा होगा अच्छा रहा होगा। हाँ, अच्छा रहा प्रोफेशन। इसमें और भी अगर कोई प्लेनेट रहा होगा तो वो भी अपना इम्पैक्ट उसमें दे देता है। अगर मान लीजिए राहु यहाँ आ गया तो राहु इनको कभी कभी जो है इधर उधर कभी पैसा पैदा करवा देता है, हाँ, करवा दिया ना। राहु सर मेरा D1 में 6 में था और D9 में 8 में आ गया। हाँ, राशि में कि भाव में? राशि में कि भाव में? राशि में था D1 में सिंह राशि में, और नवांश में तुला राशि में। हाँ, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा होगा किसी काम को लेकर? नहीं, टचवुड अभी हॉस्पिटल तो कोविड के टाइम के बाकी नहीं गए, लेकिन तो उसमें जुपिटर वगैरह की कोई साइट रही होगी, वो एक अलग विषय। अभी हम फिलहाल राहु D9 में, इसका राहु के साथ शुक्र भी था ना D9 में। तो पत्नी बीमार रही होंगी? हाँ, पत्नी बीमार अभी हुई है, मतलब 1 साल पहले। वो ट्रांजिट बताया ना, ट्रांजिट जब आया, ऐसा हमेशा थोड़ा होता है, प्लेनेट जब ट्रांजिट में आएगा तो उसकी वजह से हॉस्पिटल जाना पड़ा होगा आपको। केतु आया होगा ना मिश्रा जी, वहां से इसलिए आया होगा ना शुक्र के। हाँ, जो भी 2 साल पहले जो है इसके ट्राइन में, अभी हम लोग उसको ट्राइन का ट्रांजिट देखेंगे तो इसको बहुत अच्छे तरह से समझ जाएंगे। तो अब किसी को और कोई अपना चार्ट मेरा बिजनेस बताइए। मंजरी जी का बताओ। 8 नंबर लगाओ। 8 नंबर लगाओ। गड्ढे की लग्न है भाई। 8 नंबर के वृश्चिक लग्न, दोनों वृश्चिक लग्न। अच्छा, हाँ। अब प्लेनेट बता दो, किस प्लेनेट को देखना है पहले ये बताओ। शनि बुध सूर्य देखिए, 3 चीज। शनि बुध सूर्य,
बिजनेस और नौकरी तो सब वही है ना बस। हाँ, वृश्चिक, वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक नौमांश। शनि कहाँ बैठा है आपका, किस राशि में? D1 में। धनु राशि में, D1 में, धनु राशि में। ठीक है। शनि बुध दोनों इकट्ठे हैं। लग्न में गुरु था, छोड़ दीजिए चाहे लिख दीजिए, गुरु भी लग्न में लिख दीजिए। ये इससे त्रिकोण देखना चाह रहे थे। हाँ, अच्छा, D9 में बताएं सेटर्न कहाँ पर है? अष्टम में चला गया, मिथुन राशि में। अष्टम माने रिसर्च होता है। मिथुन राशि में शनि, गुरु नहीं, शनि गया वहां पर। अरे जाने दो ना, तो क्या हुआ? नहीं, अष्टम उन्होंने में गुरु लिख दिया ना, इसलिए बताया। तो वो आप डिफेंस के वहां पर जहां और- आप काम कर रही थी, वहां रिसर्च हाँ। होता ना, हाँ, टेस्टिंग रिसर्च ही का टेस्टिंग काम होती। है। हाँ, तो मिथुन और राशि है वहाँ धनु पर। राशि में बुध लिखिए। धनु राशि में बुध, हाँ, D9 में। ठीक है, मरकरी लिख और दीजिए। 1 नंबर पे सूर्य, 1 नंबर में सूर्य। D1 में या D9 में? 9 में 1 हो गया, और मकर राशि में सूर्य यहाँ था, 3rd हाउस में। ठीक है। D1 अच्छा, में मकर राशि में था। हाँ, राहु बताइए, राहु जरा बताओ। राहु मेरा कन्या राशि में था, लग्न में, D1 में। लग्न में कन्या राशि कहाँ आ गई आपकी? वृश्चिक राशि बता रही हैं। वृश्चिक लग्न में राहु यहाँ था, केतु यहाँ था, और राहु मेरा चला गया कर्क में। अच्छा, अब देखो, कर्क में राहु चला गया, त्रिकोण में, D9 में राहु। ठीक है। यहाँ पर मंगल। अब इसमें देखिए एक बात देखिए, इसमें एक बात देखिए, सूर्य जो है यहाँ पर वही चीज आ गई। सूर्य जो है D1 में राहु के त्रिकोण में है, और अभी शनि से मिलकर आया, शनि की राशि में है, ठीक है ना। हाँ, और ये D9 में मेष राशि में चला गया, जो 6ठे भाव है। हाँ। पिताजी की अर्ली डेथ हो गई थी क्या? ना, 91 मेरे पिताजी बिल्कुल महान व्यक्ति थे, हेल्दी। 89 तक साइकिल चलाया, 89 तक साइकिल चलाया एट द एज ऑफ 89। 91 में नहीं तो फादर इन लॉ जरा बताओ। फादर इन लॉ भी 84 में गए, दोनों एज में अच्छे थे। यहाँ गुरु भी बैठा है, सिंह राशि में गुरु भी लिख लो। हाँ, तो बस ये D9 का D9 में बस ये गुरु की वजह से आ गया, गुरु, क्योंकि D9 वो में। 10th लॉर्ड है, फादर इन लॉ है। गुरु फिर बुध और शनि का ये हो गया ना त्रिकोण, यहाँ पर त्रिकोण में। तो हाँ, बिजनेस बताइए, बिजनेस। हमको शेयर मार्केट पूछना है और कुछ नहीं। देखिए केतु जो है, केतु अप और डाउन करता है, पहले ये समझ लो। केतु के साथ मंगल खड़ा है, केतु के साथ मंगल भी बैठा है। केतु के साथ मंगल बैठा है 3rd हाउस में, D9 में। D9 में मंगल बैठा। अब देखो यहाँ D9 में जो है 5-11 में कोई प्लैनेट नहीं है, 5 में। और हाँ, और D1 के 5-11 में मेरा शुक्र है। मैंने तो पूरा लिखा, आपने तो कहा आधा लिखो, मैंने आधा लिखवा दिया। चलो कोई बात नहीं, मतलब ये है कि D9 में और D1 में जो है राहु केतु के एक्सिस है, तो ये स्पेकुलेशन का एक बनाता तो है, लेकिन इसमें लाभ के साथ साथ बीच बीच में हानि भी होती है। आप पैसा तो पैदा कर लेंगे, क्योंकि राहु अगर बैठा होता है ना यहाँ पर, हाँ, तो आपको अकस्मात काफी पैसा मिल जाता है। लेकिन अब इसमें एक है कि राहु 11 भाव में बैठ करके वो स्पेकुलेशन से आपको लाभ तो दे रहा है, आप अच्छा पैसा पैदा कर सकती हैं। लेकिन ट्रांजिट में जब भी 6-12 की एक्सिस जो है, जब भी ये 6-12 की एक्सिस जो है एक्टिव होगी, तो उस समय फिर ये लाभ आपको मिल सकता है। तो अभी 6-12 अगले साल फिर हो जाएगा यहाँ पर 6-12 में राहु केतु। हाँ, तो अगले साल में, इस समय तो बंद चल रहा है, कम लाभ चल रहा है। 2 साल पहले काफी अच्छा रहा होगा आपका। अच्छा, दूध से बनाना। 2 साल पहले जो है काफी अच्छा पैसा पैदा किया होगा आपने। 2 साल पहले किया, अभी 1 साल बीच में बराबर हम ज्यादा कर ही नहीं रहे, क्योंकि मालूम है समय ठीक नहीं है। इतना तो पता ही लग गया ना, डूब जाएगा। तो करा देगा, मतलब आगे फिर ठीक हो जाएगा। अभी अगली साल फिर आपका ये एक्टिव हो जाएगा। अभी जुपिटर के ऊपर है मिश्रा जी, नवमांश में शुक्र भी यहाँ चला गया ना,
11th में। क्या 11th हाउस में शुक्र है और 12th हाउस में चंद्रमा है, अभी तो लाइन से ग्रह हो गए ना सब। हाँ, इसको शुक्र अच्छा माने, जो है। इसको अच्छा माने, ये बोल अच्छा ये बताओ शुक्र कहाँ है, D1 में कहाँ शुक्र है? D1 में शुक्र सूर्य के साथ मकर में है। मकर में है। सिंह राशि कितने अंश का है? शुक्र कितने अंश का है? 28 डिग्री का। 28 डिग्री का। मकर राशि का 28 डिग्री नवा नवांश है। यहाँ पर है कन्या में चला गया। कन्या में चला गया ना। कन्या नवांश। अब ये देखिए, ये मकर राशि और कन्या नवांश में शनि का गोचर, आप रिजल्ट बताएं। इसमें मकर राशि और कन्या नवांश का गोचर बताएं। समझे नहीं आपकी बात क्या? शनि जब मकर राशि में आया और मकर राशि के कन्या नवांश में जब तो गया, हमें वो वाला तो रिजल्ट सामने, मंगल भी देखिए मकर में गया, नवांश ने तो पूरा फल किया। हमने कहा हमें सब रिजल्ट मिल चुके। कन्या में शुक्र पड़ा है, मकर में मंगल पड़ा है, मंगल और शुक्र सब चौपट करा उसने। नहीं, हमारा मतलब ये 64वां नवांश यहाँ लग रहा है। कहाँ पर जा रहा है? कन्या में जा रहा है। शुक्र से 64वें नवांश में, शुक्र से 64 में तो सिंह राशि, सिंह राशि में। सिंह राशि का 64वां नवांश यानी क्या हुआ? धनु राशि हो गई। 28 अंश है ना। शुक्र का 64वां नवांश कहाँ जाएगा? अरे सिंह राशि में जाएगा। हाँ, सिंह मकर में है कि नहीं? मकर में शुक्र मकर में है। सूर्य शुक्र मकर राशि में है। मकर राशि में नवे नवांश में है। नवे नवांश में है। तो धनु राशि के नवा नवांश कितना हुआ? धनु तो हुआ। धनु का नवा नवांश धनु में रहा। धनु में जब शनि आया तो क्या हुआ? शुक्र को अलग कर दिया। नहीं, मकर में किया उसने, शुक्र में नहीं किया, धनु में नहीं किया था, मकर में आके किया उसने ना। मकर में बकरी हुआ होगा। बकरी था शायद उस समय। मकर में बकरी हुआ तो धनु का उसने काम किया, मतलब फल उसने धनु में जाकर के दिया, कहने का ये। हाँ, तो बकरी होगा आपका। नहीं, बकरी नहीं है, वैसे नॉर्मल है मेरा, मतलब डायरेक्ट है। अच्छा, बहरहाल वो 64वें नवांश का फल उसने किया। शुक्र से 64वें नवांश में शनि का गोचर जो है उसने अलग किया, पति को अलग कर दिया आपसे। ये 64वां नवांश भी यहाँ हमको जो हम लोग D1 चार्ट से अष्टम वाला ही जाएगा, जहां भी जाएगा अष्टम में 64वां नवांश आता है हर एक का। हाँ हाँ, है ना। तो शुक्र से अष्टम में सिंह राशि हो गई। सिंह राशि का तो शनि से अष्टम तो भी वही जाएगा, कर्क जाएगा जैसे। हाँ, तो वहां पर कोई भी ग्रहों का गोचर होगा और D9 से उसका सपोर्ट मिलेगा खाली। हाँ, देखिए जब भी 64वां नवांश में क्या होता है कि जहां पर 64वां नवांश, फिर हम यहाँ देख लेते हैं कि D1 में 64वें नवांश के त्रिकोण राशि भी हम देख लेते हैं। अच्छा, त्रिकोण भी पकड़ लेनी है, ठीक है। जैसे यहाँ धनु आया तो 1 5 9, हाँ, 1 5 9 राशि हम देख लेंगे। तो 1 5 9 से कोई न कोई प्लैनेट जो है, नेगेटिव प्लैनेट जरूर जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है वो आपको फल कर देगा, डिस्टर्बेंस फल कर देगा। हाँ, निश्चित रूप से। तो ये जो है हमको एक्चुअली D1 का ही 64वां नवांश D1 से ही चेक करना है ना। हाँ, 64वां नवांश। और वैसे यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ जो है वृश्चिक राशि का 4th हाउस में आया है। हाँ, और शुक्र जो है, शुक्र कहाँ पर है? यहाँ पर शुक्र 6, हाँ, कन्या राशि में है 6 नंबर पे। तो धनु राशि आ गया कि नहीं आ गया? 64वां नवांश शुक्र से 64वां नवांश धनु राशि में आ गया। हाँ, तो धनु राशि में जब भी नेगेटिव प्लैनेट कोई गोचर करेगा, त्रिकोण का। हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि शनि मान लीजिए इसने यहाँ धनु राशि फल नहीं किया, तो मकर में जाकर के जब वो बकरी होगा तब फल करेगा। वो नाड़ी सिद्धांत हो गया ना, पीछे जाकर वापस लौटेगा, समझ गए। हाँ, हेलो हाँ जी बोलो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। आप अभी जो कह रहे हैं कि गोचर में जब आएगा, ये जो गोचर है हमने D1 से देखना है या D9 में देखना है? D1 में देखना है, लेकिन 64वां नवांश हम D9 में भी देखते हैं। अभी हम D9 का भी गोचर हम आपको बताएंगे। हाँ जी, अभी हाँ इसके जी। बाद हम वही ले लेते हैं। नहीं, आप जो D9 में, हाँ, अब जैसे मान लीजिए सूर्य है, शुक्र है, मान लीजिए इनका D9 में कन्या राशि में है। हाँ जी। तो कन्या राशि का जो नवांश है 2 6 10 हो गया। 2 से 10 में जब भी कोई प्लेनेट जाएगा तो शुक्र को पीड़ा पहुंचेगी। तो मैडम यहाँ पे 2 6 10 का मतलब हम लोगों ने ऐसे काउंट किया है।
उसका हाँ जी। त्रिकोण लिया है, ठीक है। नहीं नहीं, जो D1 में 2, 6, 10 राशियों में जब जाएगा कोई नहीं, पाप D1 है, नहीं, तब फल आएगा नहीं, D1 में। देखिए अभी गोचर हम लोग अभी हम लोग गोचर को 2-3 तरीके से देखते हैं। एक तो चंद्रमा से गोचर देखते हैं, एक लग्न से गोचर देखते हैं, एक हाँ जी, नवांश से गोचर देखते हैं। ठीक है। तो नवांश अभी में आप ये जो बात कर रहे नवांश, हैं जो, नवांश में जब भी जहां प्लेनेट है, हाँ जी, जहां पर प्लेनेट है वहां हाँ से जी, उसकी त्रिकोण राशि में जब भी कोई पापी ग्रह गोचर करता है तो उस प्लेनेट को नुकसान पहुंचता है। उसका जो कारक है, वो नहीं कारक क्या जो होता है? गोचर जीव है। है अब देखिए अभी सर, इसी कुंडली में मैं ये बता रहा था कि वीनस हाँ जो जी, है इनका कन्या राशि में है, ठीक है। हाँ जी, इनका त्रिकोण जो है कन्या, मकर और वृक हुआ, हाँ जी, ठीक है ना। ठीक तो है, जब वृक राशि में शनि वक्री हुआ, वृक राशि में शनि आया तो इसका इम्पैक्ट वीनस पे आ गया। जी, और जब वक्री हुआ तो उसने धनु राशि का भी दिया, तो डबल इफेक्ट हो गया। एक तो वीनस जो है, वीनस की त्रिकोण राशि से शनि का गोचर, और दूसरा जो है जब रेट्रो होकर के 64वें नवांश से, शुक्र के 64वें नवांश से शनि का गोचर, तो इनके पति की डेथ हुई। यानी शुक्र जो है जिसको रिप्रेजेंट करता है, उसको जो है जीव को नुकसान होता है, पीड़ा होती है। हम्म। तो यहाँ पर शुक्र का डी इसमें देखेंगे तो इसके त्रिकोण राशि से, तो इसका और मतलब ये है कि जो D9 की पोजीशंस हैं राशि तुल्य नवांश बना के उसके हाँ, ऊपर से हम गोचर हाँ, लगाएंगे, राशि ये तुल्य को कहना मैं चाहते यही हैं लिखा, मैं यही लिखाना चाह रहा था, अभी लिखाऊंगा 4 कि पॉइंट कि राशि राशि तुल्य तुल्य नवांश में बना के जब भी उसके हम ऊपर से गोचर गोचर देखें, के ग्रह बनाएंगे, है ना। गोचर अरे का अरे ग्रह, मिसेस गोचर मैडम, का मिसेस धवन, रेणु धवन जी, हाँ जी, जो मैंने आपका क्वेश्चन जो सुना, तो हाँ, मैं 1 लाइन में आपको क्लियर कर दूं। जैसे हाँ आपने बताइए, बोला था ना गोचर का, तो जब भी कोई प्लेनेट होगा वो तो एक पर्टिकुलर राशि में गोचर करेगा, हाँ ठीक है। जी, तो हम लोग यहाँ पे राशि तुल्य नवमांश की चर्चा कर रहे हैं, तो हम जी, लोग बस यहाँ पे नवमांश वाले उसमें चक्र में जब आएंगे, तो हम लोग जैसे मान लो, जैसे अभी इस समय कोई प्लेनेट बताओ आप, कोई भी प्लेनेट लो आप, हमको खाली राशि बताओ किस राशि में वो गोचर कर रहा है, इतना बताइए आप। जैसे शनि जो है वो मकर में कर रहा है, बस ठीक है, तो जब जैसे शनि मकर में गोचर कर रहा है ना, तो नवमांश में भी वो मकर राशि पड़ी होगी हम लोगों के, ठीक है। तो उस नवमांश में मकर राशि का हम त्रिकोण देख लेते हैं। मान लीजिए उस त्रिकोण में अगर कोई मेलेफिक प्लेनेट गोचर कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये वीनस यहाँ पे इनका मैडम का, ये D9 का नेटल के वीनस जो था हाँ वो जी, कन्या राशि में था। अब ये जो चल रहा था, ये आपका सैटर्न का गोचर वो मकर राशि से हाँ, चल रहा है, हाँ, तो यहाँ पर त्रिकोण काउंट कर लेंगे। तो ठीक है, शनि जैसे 10 में चल रहा है, तो शनि का जो ट्राइन हुआ, जो त्रिकोण हुआ, वो हो गया 2, 6, 10, ठीक है। जी, अब ये तो यहाँ पे मेलेफिक रिजल्ट दे देगा 2, 6, 10 में अगर कोई प्लेनेट त्रिकोण में फंसता है। लेकिन जैसे सर ने बताया कि जैसे इनके हस्बैंड का कुछ कैजुअलिटी हुई, तो वो क्या था, वीनस के 64वें नवमांश में शनि मकर से जो है रेट्रो हो गया था, मेट्रो हो गया, अच्छा, हाँ। तो जब ये रेट्रो हुआ तो वो 9 नंबर की राशि पे हो गया, तो 9 जी, नंबर पे जब वो पहुंचा तो वीनस के उसमें आ गया 64वें नवमांश में, तो वहां ठीक पर ठीक, जाके उसने पीड़ा दे दी। प्लस जब वो 9 में गया ना, तो उसने देखिए ये सन को भी कवर किया है, जैसा कि सर ने बताया हाँ, कि त्रिकोण को पकड़ता है, उसने सन हाँ, को भी कवर कर लिया है। ये ऐसे देखिए आप। ठीक ठीक ठीक, अभी सर अभी आप बस जुड़े रहिए, हाँ अभी जी, ये धीमे धीमे आपकी ये यात्रा चल रही है, और काफी हद तक आपका एक कॉन्सेप्ट धीमे धीमे क्लियर नहीं होते सर चले आपने जाएंगे। ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, आप समझ आ गए, थैंक यू। जी जी, आओ एक सर, हमारा भी लगा दीजिए। आइए 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 आइए, D1 में वृष लगन है। एक मिनट रुकिए जी। और मंगल छठे घर में बैठा है तुला राशि में। 4, 5, 6, ये मार्च आ गया, ठीक है। उसके D9 के लग्न बताएं। D9 में मेष लगन है और मंगल मीन राशि में चला गया। मंगल मीन राशि में चला गया, यानी कि ये मीन राशि आ गई मार्च यहाँ पे। अब ये मीन राशि को आप लोग देखिए ये कहाँ पड़ रही है, D1 की, ठीक है सर, ये लाभ में पड़ रही है। सर बताओ सर। हाँ देखो, ये जो है मंगल इनका D1 में जो है तुला राशि में है, और D9 में ये मीन राशि में शत्रु क्षेत्री से निकल करके ये मित्र क्षेत्री में चला गया है।
अब मंगल का कारकत्व तो क्या लेंगे, भाई लेंगे कि हस्बैंड लेंगे, उस हिसाब से प्रेडिक्शन बदलेगा। हस्बैंड का देखिए। हस्बैंड का। अब देखिए क्या हुआ कि मीन राशि जो है लाभ भाव में तो है, लेकिन यहाँ पर इसमें और भी जरा वो बताओ जरा, राहु बताइए, राहु शनि और बता दें। राहु जो है D1 में लग्न में है, मेष राशि में। D1 लग्न में, और इसमें चला गया मिथुन में, D9 में चला गया मिथुन में। मिथुन में। और शनि जो है D1 में मार्स के साथ बैठा है तुला राशि में, और D9 में चला गया मेष राशि में। अब देखो इस कुंडली में जो है वो एक तो 2 और जो है 8 का है, 2 लग्न है और 8 जो है वो राशि यहाँ पड़ेगी। एक तो राहु केतु के एक्सिस में है, हाँ जी, ठीक है ना। पहली चीज तो राहु केतु के एक्सिस में जब भी एक और साथ होता है तो कहीं न कहीं किसी स्टेज पर आकर के मैरिटल में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, पहली चीज। दूसरा ये है कि इसका जो स्वामी है अष्टम का, जो सप्तम का स्वामी है, वो अपने से द्वादश चला गया छठे भाव में। सप्तमेश जो है अपने से 12th चला गया। सप्तमेश मंगल अपने से 12th चला गया है, माने वो 12th जाने का मतलब वो दूर हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो ये भी वही बात बता रहा है, ये भी वही बात बता रहा है कि मतलब जो है मैरिटल में कहीं न कहीं कोई थोड़ी सी दिक्कत रही है। और इसके बाद D9 को जब हम देखेंगे तो वो D9 के तो 12th हाउस में चला गया है, D9 के 12th हाउस में। वो भले ही D1 के 11th में है, 3, 6, 11 भी अच्छे भाव नहीं है। हालांकि 3, 7, 11 जो है एक त्रिकोण है, वो काम त्रिकोण कहलाता है, जो 7th को सपोर्टिंग हाउसेस है। सप्तम भाव के जो सपोर्टिंग भाव हैं वो 3 और 11 भी हैं। तो लेकिन यहाँ D9 को जब हम केवल शुद्ध मैरिज को देखेंगे तो D9 के चार्ट में देखेंगे लग्न में जो है, एक तो लग्न द्वादश भाव से उदित हो रही है, वहां पर बेड प्लेजर सर आवाज चली गई, और वो मतलब जो है अच्छा नहीं है। हेलो हेलो, हाँ नहीं आ रही, हाँ जी आवाज आ गई, आ गई। जब D9 चार्ट को हम शुद्ध मैरिज, आवाज चली गई सर, 2 सेकंड के लिए वीडियो बंद कर लें। लग्न का सप्तमेश D9 के अगर 12th में चला जाता है तो ये सेपरेट करा देता है। अच्छा, मतलब ये D1 और D9 से ये स्पष्ट दिख रहा है कि मैरिज में कोई प्रॉब्लम रही है, या तो अर्ली सेपरेशन हुआ है कोई, या मतलब जो है कोई प्रॉब्लम शो कर रहा है। अब जब यहाँ पर ये होगा का, जब यहाँ पर कोई मैलिफिक जो है प्लैनेट ट्रांजिट करेगा, और मंगल का शत्रु या तो शनि है या फिर जो है राहु है, ये 2 प्लैनेट मंगल के शत्रु हैं। तो जब भी मंगल के ऊपर से शनि, एक तो यहाँ शनि बैठा हुआ है और शनि यहाँ उच्च का है, उच्च का होकर तो मंगल यहाँ काफी कमजोर कर दिया, और सप्तम हाउस भी चूंकि केतु है इसलिए उसको काफी कमजोर किया। केतु जो है सप्तम हाउस को अच्छा नहीं करता है। और यहाँ पर जो है द्वादश से जो है लग्न उदित हो रही है, और यहाँ पर शनि बैठा हुआ नीच का, तो ये भी वही शो कर रहा है। और मंगल जो है यहाँ का लग्न D1 का जो लग्नेश है वो सप्तमेश, वो D9 के द्वादश 12th हाउस में चला गया, जो सेपरेट का कारक है। तो ये जो है कुंडली में अनसेटिस्फाइड मैरिटल लाइफ को शो कर रहा है। अब वो क्या घटित हो रहा है वो एक अलग की बात है, तो शादी नहीं हुई। हाँ, तो वो मतलब जो है वो पूरी तरीके से, अब अगर पूरा चार्ट देखेंगे तो डिनायल भी इसको आ जाएगा। राशि तुल्य नवांश में जब देखेंगे तो राशि तुल्य नवांश में 11th हाउस जो है वो हालांकि है, प्रपोजल आए लेकिन वो किसी तरीके से रिजेक्शन की वजह से, केतु रिजेक्शन का कारक है, प्रपोजल्स कभी कभी आए
वो किसी तरीके से रिजेक्ट हो गए, आपको पसंद नहीं आया, घर वालों को पसंद नहीं आया, या किसी सामने वालों को पसंद नहीं आया, तो ये मैरिटल बहुत पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, इसका मतलब ये शादी नहीं हुई। तो वो यहाँ शो हो रहा है इस चार्ट से। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। और अब और आप तो बता रही थी एक बेटी, किसकी बेटी का, किसका क्या अडॉप्टेड डॉटर है क्या? नहीं सर, मेरी तो अपनी है, मेरी ही बेटी है। अच्छा, शादी किसकी नहीं हुई? इसी की नहीं हुई। ये चार्ट के लिए है? हाँ, नहीं तो अभी इसको जुपिटर की पोजीशन बताओ, डिनायल तो नहीं है ना अभी? तो ये है कि जुपिटर 8th हाउस में, लग्न में 8th हाउस में है, और D9 में 4th हाउस में। D9 में 4th हाउस में, 1 2 3 4, यानी कर्क राशि में। हाँ जी। और वहाँ जुपिटर जो है वो, हाँ, तो जुपिटर का देखिए सीधे सीधे संबंध बन नहीं रहा, मंगल से नहीं बन रहा और वीनस से भी नहीं बन पा रहा। तो ये जो है इसमें दिक्कत तो है, मैरिटल बहुत डिस्टर्ब है इसका जो है, ये तो बात पक्की है। लेकिन अभी डिनाइल नहीं कहा जा सकता है इसको, क्योंकि अष्टम हाउस मांगल्य का भाव है, वहां पर जुपिटर अपने घर में बैठा है। तो ये जो है वो डिजेक्शन, एक जो बात हम बता रहे थे, डिजेक्शन का मतलब होता है कि ये सामने वाले को पसंद नहीं आ रहा, वो रिश्ता नहीं पसंद करती, उसको पसंद नहीं कि हम शादी करें कि नहीं करें। लेकिन इसमें पूरा डिनाइल अभी नहीं है। अष्टम हाउस में जुपिटर जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है। मेरे भाई के कुंडली में जुपिटर अष्टम हाउस में बैठा था धनु का, और 42 इयर्स की एज में, 43 इयर्स की एज में उनकी शादी हुई। सैटर्न कहाँ बैठा हुआ बेटी का लग्न चार्ट में? यही बैठा, तुला का है, उच्च का। अच्छा हाँ, तो ये मिल गया, सैटर्न भी यहाँ बैठा हुआ है, सैटर्न मार्स हो गया, ठीक है। ये लेट है, हो जाएगा, शादी होगी। अभी क्या एज चल रही है? अभी तो अब ये समझो शनि 7 का है, 10 में गया तो। अरे शादी का प्रयास ना छोड़ें आप लोग। हाँ, डिनाइल नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें डिनाइल नहीं है, अगर आप प्रयास करेंगे तो अब इस एज में आकर के कंप्रोमाइजिंग मैरिज होगी। हाँ, इसमें ऑप्शन नहीं बताया मिलेगा। हमारे ब्रदर का जुपिटर यहाँ बैठा हुआ था और 42 में शादी हुई थी उनकी, और बढ़िया उनके माने जो है। हाँ, प्रयास करिए, हो जाएगा। हाँ, शादी डिनाइल ऐसा नहीं है। लेकिन ये योग यहाँ पर देखो मैडम बड़ा वीक है, जैसा कि सर ने बताया कि 7th हाउस, ठीक है। तो 7th हाउस में देखिए केतु बैठा, यानी कि आप इसको पराशर लगा लीजिए। भावेश अपने से 12वें में चला गया, शनि के साथ चला गया। अब बचता है मैरिज का कारक जुपिटर। अब जुपिटर देखिए अष्टम में आ गया, तो यहाँ पे है क्या कि भावेश कारक तीनों बहुत ही ज्यादा वीक हो गए। लेकिन नाड़ी से अगर लेंगे हम लोग तो यहाँ पे डिनाइल नहीं लगता, लेट लगता है, डिनाइल नहीं है, प्रयास किए जाएंगे तो अभी भी उम्मीद है शादी। इसलिए कि मार्स जो है वो पति का कारक है, तो वो शनि उसको दे रहा, शनि के साथ में, और जुपिटर उसको माने जो है वो दे अब रहा। देखिए अभी अगर गोचर हम लोग देख लें तो अभी जुपिटर जो है मीन राशि से निकल करके मेष में आने वाली है, ठीक है। तो अप्रैल में आएगा ना? हाँ, अप्रैल मैडम से, अरे भाई आप अप्रैल में आएगा तो अभी थोड़ी आ जाए। ये जो गोचर का पॉइंट होगा जुपिटर का, वो देखिए यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन बन जाएगा जुपिटर सैटर्न मार्स तीनों का। अगर यहाँ पे अभी से प्रयास किए जाएं तो ईश्वर की कृपा से आपका जो है क्या कहते हैं, अगले साल शादी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, तो प्रयास करिए, हो जाएगी। नहीं, लेकिन समस्या यह है कि नवंबर 2023 तक जो है केतु भी वहां रहेगा ना। जी 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 जी। तो केतु तो वैसे भी मैरिटल नॉट का कारक है। हाँ, तो करा सकता है। हाँ, तो वो केतु करा सकता हो। प्लस इधर बीच में आप लोग इसका सर केतु तो तुला में चल रहा है। अरे केतु तो तुला में चल रहा है, तो बता तो रहे मंगल के साथ केतु चल रहा है 2023 के साथ है ना, तो 23 नवंबर तक रहेगा ये। अब इसमें केतु का आप जाप करा दो, केतु की शांति करा दी, उधर से जुपिटर वहां से आएगा, केतु थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। तो शादी अगर कराने की जो बात है उसका रिजल्ट हम लोगों ने अभी हल्का फुल्का जितना हम लोगों से हो सकता था एक आपको उपाय के तौर पे बता दिया। केतु का जाप कराइए और जुपिटर का इंतजार करिए। ठीक है सर, नेक्स्ट में आओ सर। केतु जो मंगल जैसे है केतु। मिश्रा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, आए सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं ये कह रहा था कि सुंदरम साहब का कहना था कि राहु 2 में सन्यासी योग करता है वृक राशि में ना। हाँ, 2 में वृक राशि, क्योंकि शुक्र की राशि है इसलिए जो है वो सन्यासी योग है। तो इनके इनके लग्न में वृक है और वृक में जो है राहु। हाँ, तो सन्यासी योग हो ही गया।
तो अभी योग हो गया, लेकिन आगे और भी योग है। मंगल जुपिटर भी इसको जो है, और मंगल जो है इनका जो है 12वें राशि में पहुंच गया ना D9 में। जी हाँ तो D9 में 12वें में पहुंच गया तो पुरुषोत्तम हो गया। हाँ सैटर्न जो है वो भी देव नवांश में आ गए। जी हाँ। जब पुरुषोत्तम और सब लोग साधुए संत हो जाएंगे तो शादी कब होगी? शादी कैसे होगी? लेकिन सर एक चीज ये कहेंगे कि अब लेट हो गया है इतना, तो हाँ। ये प्लेनेट का असर मान लो उसने दिखा अब दिया चार और लेट इतना कर दिया। 4 में गुरु भी है, वो भी देव में है, शनि भी देव में है, हाँ सर, ये मंगल भी पुरुषोत्तम में हो गए, तो कैसे शादी हो? और नहीं तो और जो है पुरुषोत्तम, लग्न में जो है लग्न में जो है पुरुषोत्तम की तो राहु शादी है, हुई थी। सन्यासी योग है ही है। पुरुषोत्तम की तो शादी हुई थी ना राय साहब। पुरुषोत्तम नवांश में थे ना, पुरुषोत्तम कहाँ थे? नहीं, पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं भाई, उसका गुण तो आता है ना। नील नवांश माने भगवान विष्णु वहाँ वो तो विराजमान ठीक है है। क्षीर हाँ। सागर में, इसीलिए उसको पुरुषोत्तम नवांश कहा गया। नहीं वो तो ठीक है कि उनकी शादी हुई थी। हाँ, और ये जो है तो लेकिन अभी उनका भी डिनाइल गुरु, नहीं कहा जाए, इसमें डिनाइल इसलिए उनका भी नहीं कहा गुरु जाए, तो है, उनका भी गुरु उनका था, बृहस्पति जो है। इनका हाँ हो रहा, जी। उसमें इनका नवांश चलिए भी आगे उनका हम हो लोग रहा। देखिए। अब ये अभी आपने देव नवांश पढ़े, तो हम लोग इसको थोड़ा यहीं पर नोट कर लेते हैं। 3 पॉइंट। हाँ। नवांश के अधिदेवता 3 होते हैं, सब लोग नोट कर लें। नवांश के अधिदेवता 3 होते हैं। चर राशियों में जो है 1, 4, 7 राशियों के जो नवांश में ग्रह हैं, तो वो देव नवांश कहलाता है। तो अब देव नवांश का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रह इन नवांश में स्थित हैं, उन वो जिन जिन के कारक हैं, उनके अंदर जो है देवताओं के गुण आ जाते हैं। क्या होगा? शांत स्वभाव होगा और धर्मनिष्ठ होंगे। देवताओं का जो कैरेक्टरिस्टिक में 2 चीजें ले सकते हैं, यानी वो क्वेरलसम नहीं होंगे, शांत स्वभाव होगा और धर्मनिष्ठ होते हैं और सत्य का आचरण करने वाले। ये 3 गुण आप लिख लें। और धोखा नहीं जो देंगे। देव नवांश, जो ग्रह देव नवांश में आ जाते हैं, उनमें ये 3 गुण आ जाते हैं: शांत स्वभाव, धर्मनिष्ठ और सत्य सेवी। सत्य देवी और हाँ, सत्य बोलने वाले ने, सत्य पर विश्वास करने वाले, सत्य सेवी। तो इनमें जो भी प्लैनेट है, वो प्लैनेट जो है, उस प्लैनेट जिसका कारक है उसमें ये गुण आ जाएगा। अगर मान लो लग्नेश किसी का चर राशि नवांश में है, तो वो लग्नेश में ही वो गुण आ जाएंगे। दूसरा है जो स्थिर राशियों के नवांश हैं 2, 5, 8, 11, वो नर या मनुष्य नवांश कहलाते हैं। मनुष्य, उसका जो है अधिदेवता मनुष्य होता है। अब मनुष्य में क्या गुण है? गुण से जब गुण की बात है तो वो व्यावहारिक है, शिष्ट है और सज्जन है। ये गुण लिखे जाते हैं। गुण तो सभी प्रकार के होते हैं, लेकिन जो विशेष लिखे जाते हैं वो 3 हैं। इन नवांशों में जब जो भी ग्रह आ जाता है उसमें ये गुण आ जाते हैं। और तीसरा जो है द्विस्वभाव राशियां हैं 3, 6, 9, 12। ये राक्षस नवांश है। राक्षस पापी होते हैं, दुष्ट आत्मा होते हैं। गुण क्या होता है? अविवेकी, झगड़ालू और हिंसक प्रवृत्ति होती है। अविवेकी, झगड़ालू और हिंसक प्रवृत्ति। तो इसको भी हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रह किसी भी जो है चार्ट में, जो ग्रह मान लीजिए किसी मेल चार्ट में वीनस अगर चर नवांश में है, तो उसकी वाइफ में ये गुण आ जाएगा देव वाला। अगर उसका मंगल जो है चर नवांश में है, तो मंगल में एनर्जी है, आक्रामकता है, एग्रेशन है। लेकिन अगर नवांश में वो 1, 4, 7 में आ जाता है, तो देखो एक तो उसका अपना नवांश है, 4 जो है वो कर्क का नवांश है, यानी वहां पर अग्नि तत्व कमजोर हो जाता है। 7वां जो नवांश है वो मतलब तुला का है, और 8वां जो दूसरा 10वां नवांश मकर का है, वो उच्च का होता है।
तो उच्च के ग्रह में कुछ गुण अगर अच्छे भी हैं तो निगेटिव गुण भी आ जाते हैं, क्योंकि वो जो है सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। उच्च का ग्रह जो है वो व्यक्ति को सेल्फ सेंटर्ड बना देता है, दूसरे की वो बात नहीं करता है, अपनी ही बात सोचता है। तो ये जो है नवांश जो अभी राय साहब ने बताया है कि कौन कौन से नवांश थे, इनके अधिदेवता होते हैं। नहीं, इसमें थोड़ा सा वो संशोधन कर लीजिए। 9 और 12 वाला जो है ना, हाँ, वो पुरुषोत्तम नवांश, या आप उसको कह दें वो जो उस दिन आप बता रहे थे क्या वो, वर्गोत्तम, हाँ नहीं, पुष्कर, वो जो पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर चर, नवांश। हाँ, चर राशि का वो आ जाता है। 6-12 में जो 12 है ना, 9 और 12, चूंकि हाँ, उसकी राशि है ना, बृहस्पति की राशि है, तो उसमें आने वाले ग्रह को पुरुषोत्तम नवांश या पुष्कर नवांश में कहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, अब चलिए एक और थोड़ा सा ट्रांजिट की बात आती है। तो अभी नवांश और ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो ध्रुव नाड़ी में एक कंसेप्ट आता है कि शनि का गोचर, नाड़ी के अनुसार शनि का गोचर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको अभी जैसे ये लगाया हम लोगों ने राशि तुल्य नवांश लगाया, अंदाज है कि राशि तुल्य नवांश आप सब लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि राशि तुल्य नवांश से हम ग्रह को पूरा एसेस कर लेते हैं कि वो ग्रह किस तरीके का हो गया। तो अब इसमें एक जो है नाड़ी में ध्रुव नाड़ी का एक कंसेप्ट है कि शनि का जो गोचर है, जिस राशि से शनि का गोचर होता है तो वो 4 भावों को प्रभावित करता है जहां बैठा है और 3 उसकी दृष्टियां हैं। इसको नोट कर लें, शनि का गोचर ध्रुव नाड़ी के अनुसार शनि का गोचर का शनि 4 भावों को प्रभावित करता है जहां बैठा है, और 3, 7 और 10 ये 3 उसकी दृष्टियां हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसको एसेस कैसे करेंगे? ये 4 भाव D1 के जिस भाव से अष्टम हो रहे हैं वहां पर पीड़ा आती है। शनि के गोचर से जो 4 हाउसेस हैं, शनि जहां बैठा है और उसकी तीसरी दृष्टि, 7वीं और 10वीं दृष्टि जिन भावों पर पड़ रही है, ठीक है ना, वो भाव जो है जिस भाव से अष्टम पड़ेंगे, क्योंकि अष्टम लग्न से देखा जाता है, किसी भाव से किसी ग्रह से अष्टम में जब भी शनि का गोचर होता है तो निगेटिव फल करता है। तो हम ये देखेंगे कि जिन भावों में उसका प्रभाव आ रहा है गोचर के समय, वे भाव D1 के किन भावों से अष्टम आ रहे हैं, वहां उन भावों के फल जो है वो निगेटिव आएंगे, उन भावों के फल निगेटिव आएंगे। जैसे एग्जाम्पल जो है, आज हम देखते हैं शनि हमारा जो है आज मकर राशि गोचर कर, बना ले सब लोग मकर। इसको जो है कहा गया है कि कार्मिक अकाउंट ऑफ सेटर्न। हेलो, आवाज आ रही? मकर लग्न बना, हाँ, मकर लग्न बनाए और वहां शनि को बैठा दें। आज शनि मकर लग्न गोचर कर रहा है, आज अब डायरेक्ट हो गया। अभी तक जो है आपका रेट्रो था, आज मकर में 23 तारीख को डायरेक्ट हो गया। एक चार्ट बना ले मकर लग्न का, वहां शनि को बैठा दे। अब ये देखिए शनि की दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही, मकर कुंभ मीन राशि में पड़ रही है। यहाँ पे एक वो बना दी, स्टार बना दें तीसरे हाउस मीन राशि। अकेले इसको चार्ट को पूरा बना ले, मीन राशि लिख दे। हाँ, और 10वीं दृष्टि मीन, कर्क और 9 और 7 तुला में। ठीक है ना। आज की पोजीशन जो हम बता रहे हैं, आज शनि जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र श्रवण से यानी मंगल की कक्षा में धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। 24-27 है तो
कक्षा अगर देखी जाए तो ये चंद्रमा की कक्षा में ही गोचर कर रहा है। अब हमें ये देखा कि लग्न जो है किस भाव से अष्टम पड़ रहा है। लग्न को देखेंगे तो छठे भाव से अष्टम पड़ रहा है। छठे भाव में एक क्रॉस बनाएं जरा, क्रॉस बनाएं, क्रॉस। हाँ, ये थर्ड हाउस जो है वो अष्टम से अष्टम पड़ रहा है। थर्ड हाउस अष्टम से, तो अष्टम में एक क्रॉस बताएं। थर्ड हाउस में क्रॉस न बनाएं, अष्टम में क्रॉस बनाएं जो अष्टम पड़ेगा। अष्टम से अष्टम है थर्ड हाउस। और हमारा जो दशम है वो कहां से अष्टम पड़ेगा? वो थर्ड से अष्टम पड़ेगा। ठीक है ना? अब जिसके जहां पर देखेंगे छठवें भाव से अष्टम पड़ रहा है और अष्टम से अष्टम पड़ रहा है। सातवां हमारा जो है उसमें दृष्टि तो 12वें से अष्टम पड़ रहा है और 10वां थर्ड से। इसका मतलब इस समय शनि का गोचर जो हो रहा है तो व्यक्ति को इन भावों से पीड़ा हो रही है। अब आप जो है अपने चार्ट में देखिए, आपका जो है मीन राशि किस भाव में पड़ी है। अपना चार्ट जरा देखिए, मीन राशि किस भाव में पड़ी है। इसका तो पहला तो ये जो तीसरा बताएंगे दोबारा, तीसरा जो समझ नहीं आया वो जो देखो तुला राशि से। अरे सर, अखिल जी बता रहे हैं। देखो सर मैं बता रहा हूँ, देखो ये जो सर ने बताया है ये एक्चुअली में ये एडवांस गोचर है सैटर्न का। पहले तो आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। ये एडवांस गोचर है। अभी तक आप लोग खाली जो है जिस राशि से चलता था वो देखते थे। ये सैटर्न का एडवांस गोचर है। और आप ये देखिएगा जब सैटर्न का गोचर जो है काम करता है, चलता है, जब सैटर्न का किसी राशि में आता है तो वो उसका कैसे जो है क्या कहते हैं काम करता है। तो पहले तो सबसे पहले आपने ये देखा कि इस समय जो शनि है वो शनि चल रहा है सैटर्न की एक मकर राशि से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब शनि की एक तो शनि गोचर यहाँ से कर रहा है, दूसरा क्या है शनि की 3 दृष्टियां हुई। तो एक दृष्टि तो हो गई जाकर के आपकी ये वाली, तीसरी दृष्टि, फिर सैटर्न की एक आई 7वीं दृष्टि, ठीक है। उसके बाद आया सैटर्न की 10वीं दृष्टि। तो यहाँ पे जो ध्रुव नाड़ी में सैटर्न का जो ट्रांजिट के जो फल बताया गया है कि सैटर्न किन किन भाव का फल करेगा, तो अभी तक आप लोग खाली बस ये यहाँ पे सैटर्न चलता था और यहाँ पे देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, ये देखते थे। अब एडवांस गोचर में क्या है, जैसे मान लो शनि की ये जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है मीन राशि में, तो ये जो मीन राशि है ये किस भाव से अष्टम है? तो ये जो मीन राशि है ये इस भाव से अष्टम है। यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए सर ने यहाँ पे क्रॉस लगवाया है। तो यानी कि एक भाव हमारा ये पॉइंट आउट हो गया कि इस भाव से संबंधित हमको फल मिलेगा। उसके बाद सर ने कहा इसकी 7वीं दृष्टि यहाँ 4th हाउस में 7th में पड़ रही है। तो ये जो भाव है किस भाव से अष्टम है? ये इस भाव से अष्टम है। यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसलिए सर ने यहाँ पर भी क्रॉस लगा दिया। अब आई इसकी 10वीं दृष्टि। तो ये 10वीं जो दृष्टि ये पड़ रही है यहाँ पे तुला राशि में, ये किस भाव से अष्टम? ये है इस भाव से अष्टम, ठीक है। तो अब यहाँ से काउंट करो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसलिए सर ने यहाँ पे क्रॉस लगवा दिया। अब ये जो सैटर्न है ये बैठा हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि ये किस भाव से अष्टम है? ये इस भाव से अष्टम है। यहाँ से काउंट कर लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि अब अगर मान लीजिए जो राशियां इफेक्ट होंगी वो होंगी जाकर के 10 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर और ये 5 नंबर, 10 12 3 5। तो अब जो सैटर्न का जो ट्रांजिट आपके लग्न में, चार्ट में कोई भी लग्न हो, वहां पे मकर राशि से कर ही रहा होगा गोचर। अब उसमें आप वहां पे देख लो
कि 10 नंबर की राशि किस भाव में पड़ी है, 12 नंबर की राशि किस भाव में पड़ी है, और 3 नंबर की राशि किस भाव में पड़ी है, 5 नंबर की राशि किस भाव में पड़ी है। इससे संबंधित आपको फल मिलने चाहिए। सर आगे कंटिन्यू करें आप। हेलो, कोई एक, हाँ जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, अभी आपने जैसे फलित कर ही रहे हैं, तो आप वो हमें मकर राशि से जो ये बता रहे हैं कि क्या क्या खराब प्रभाव हो सकते हैं, 3rd हाउस के, 6th हाउस के, 8 के, 12th के, वैसे नॉर्मल हमें पता है। एक बार आप मैडम ये डिपेंड करता है कि अब आपके चार्ट में, नहीं आपके सर, चार्ट हम में सपोज ये करके चलते हैं, हम सीखने के लिए नहीं मतलब नहीं सीखना ये चाहते अरे हैं, नहीं हम आपकी हम बात, खुद इंटरप्रेट करते हैं ना, तो अरे हमारी इंटरप्रिटेशन हमें नहीं नहीं आती अरे समझ। मैडम सुनो तो आप, अब ये आपको ये हम लोगों ने एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल चार्ट बनाया है, तो अब आप कोई जी, जी, अरे जी। आप एग्जाम्पल, अब सपोज करिए जो भी आपका जो है क्या कहते हैं किसी की भी कुंडली होगी, अपना वहाँ पे चार्ट जरा बता, एक अपना चार्ट मकर, बता नहीं दो। नहीं सर, हम समझ के ये चल रहे हैं कि इस टाइम हमारा जो है मकर लगन है और सैटर्न उसमें गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से बताइए। अच्छा जैसे 3rd नहीं हाउस में क्या मुश्किल आ सकती है? तो मैडम उसमें 3rd हाउस से प्लेनेट तो बताइए कौन से पड़े हुए हैं। अच्छा, उसके कि वो- अच्छा, जो प्लेनेट होगा उसके कारक तत्व के हिसाब से प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ठीक है। अब अगर जैसे जैसे जुपिटर है, नहीं, अगर जैसे मान लीजिए अभी इस चार्ट में है, मकर हाँ लग्न का जी, है, हाँ तो जी, इसमें मीन राशि जहां पर भी पड़ी हुई है, एक तो जी, मीन राशि जो है वो नेचुरल जोडियक की 12th हाउस की, यहाँ पर देखिए क्या होगा, 6, 8, 12, 6, 8, 12 भाव जो है, ये राशियां 6, 8, 12 भाव की जो राशियां ये प्रभावित हो रही इस मकर लग्न जी, से। जी, जिनकी भी मकर लग्न है, जब शनि जी, यहाँ से गोचर कर रहा है, तो 6, 8 और 12 हाँ, ये जो है निगेटिव फल है। मकर लग्न वालों के लिए शनि का गोचर इस समय निश्चित रूप से उसको वो रोग से पीड़ित करके अस्पताल ले जाएगा। 6ठे में रोग है और जी, अष्टम में जो है वो दीर्घकालिक क्रॉनिक डिजीज है, 12th हाँ, में जो है हॉस्पिटल है। तो जी, जिसका भी मकर लग्न है, अगर वो जुपिटर या वीनस का कोई जो है इम्पैक्ट नहीं है, तो इस समय निश्चित रूप से उसको वो किसी न बीमार पड़ा किसी होगा। हाँ रोग से पीड़ित होकर के हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक 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 अब ठीक है। जैसे मान लिया कोई भी इवेंट तब होती है जब एक प्लैनेट जो है, गोचर का प्लैनेट जब नेटर के प्लैनेट से इंटरेक्ट करता है। मान लीजिए मीन ओके। राशि में किसी का मंगल बैठा हुआ है, मान लीजिए हाँ जी, मीन राशि में अब मंगल जो है वो वहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है मकर से, तो जी, ये एक एक्सीडेंटल योग बना देगा अच्छा, कि मतलब वहां पर मंगल से जब शनि इंटरेक्ट करेगा, तो एक शनि और मंगल जो है ये प्रोफेशनल में अगर देखेंगे तो वहां प्रोफेशनल में भी दिक्कत करेगा। अगर शनि को प्रोफेशन के रूप में लेंगे तो मंगल जो है उसको डिस्टर्ब करेगा, जहां पर वो जमा जमाया है उसकी नौकरी छूट भी सकती। देखिए अभी आपने देखा है ना, ट्विटर का जैसे ही बदला वो मालिक, तो बड़े बड़े जी, पद पर 3-4 लोग बैठे थे, सबको हटा दिया उसने, 1 सेकंड में हटा दिया। पारस अग्रवाल जो है, और वो जो लीगल हेड थी, उसकी 1 वर्ष की इनकम 140 करोड़ रुपए थी। हाँ एक जी, वर्ष 1 वर्ष की उसकी इनकम जो है 140 करोड़ रुपए थी, और 1 सेकंड में उसने हटा दिया। तो उसकी कुंडली में निश्चित रूप से जो है प्रोफेशन में शनि केतु और मंगल का संबंध बन रहा होगा कि इतनी बड़ी पद पर होकर के भी उसको हटा दिया गया है। तो शनि जो है इस तरह से निगेटिव फल करेगा। जी, फिर कर्क राशि में मान लो कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, मान लो कर्क राशि में चंद्रमा ही बैठा है, तो निश्चित रूप हाँ से जी, मदर को कोई न कोई प्रॉब्लम आएगी, जीव को ठीक हेल्थ ठीक इशू ठीक। आएगा। और अजीब राशि है तो नेटिव नेटिव को उससे पता चलेगा। तो इस तरीके से शनि को हम सर, शनि का इनकी इनकी मैरिड लाइफ भी तो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि 7th हाउस मैरिड लाइफ भी है। नहीं, मैरिड लाइफ है, वहां मान लिया वीनस बैठा है तो अच्छा कर देगा वो नहीं प्लेनेट। सर, हम अभी सिर्फ कारक तत्व के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन इसका प्रभाव जो लॉर्ड हाँ है उस लॉर्डशिप के हिसाब से भी तो पड़ेगा ना। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर लग्न में बैठ करके शनि सप्तम भाव को देख रहा है, हाँ जी, तो वहां वहां प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ वहां जी, हाँ अगर जी, कोई हाँ जी। हाँ वो प्लेनेट ठीक मान ठीक लीजिए शनि अपने कारकत्व देगा, प्लेनेट बैठा उसको क्या करे, जिसे वीनस और सैटर्न एक बहुत अच्छा योग है, फाइनेंशियल योग है जी, नाड़ी नाड़ी में, ठीक, वैदिक में भी इसको। लेकिन अब इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करो
कि हाँ शनि जो है, शनि के कारकत्व का लेजी है, इसीलिए उसको धीरे धीरे चलता है, जी तो वीनस को लेजी बना देगा। ठीक, वेरी गुड। ठीक है ना। और वीनस ब्यूटी है, वीनस ब्यूटी का भी कारक है। अगर वो वीनस के साथ में किसी फीमेल चार्ट में लग्न में वीनस के साथ सैटर्न बैठ गया तो अब उसकी ब्यूटी उसने समाप्त कर दी। जितना ब्यूटीफुल होना चाहिए था वो ब्यूटी उसकी वो कम कर देगा, क्योंकि उसका कारकत्व है वो नेगेटिव होना। ठीक ठीक लेकिन ठीक। अब उसको क्या होगा कि नौकरी हो मिल सकती है, फाइनेंस पैसा आ सकता है, तो वो तो वीनस का काम है, पैसा वीनस के कार्य है। और शनि कर्म है, तो कर्म करने से पैसा मिलेगा, सर्विस लग सकती है, पैसा आ सकता है, लेकिन वैसे भी उसके वो अंदर सर लेजी। 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड हाँ भी है। हाँ, तो वो मतलब जो है इस कुंडली में 10th लॉर्ड है तो कर्म का कारक है, और 10वीं राशि में बैठा हुआ है तो कर्म तो दे देगा, पैसा भी दे देगा, लेकिन ठीक ठीक शुक्र के जो अन्य कारकत्व है उनको वो डैमेज कर देगा। ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर। आप देखिए थोड़ा सा भी टाइम क्या हो गया उससे, अभी तो बजा 1:45 हो रहा है। 1:45 हो रहा है। देखिए राशि तुल्य नवांश को जो हम लोग अभी 3 पॉइंट इसको नोट कर लें जरा, जी जी हाँ, वो नोट करा दीजिए सबको, कैसे इसको स्टडी करते हैं, फिर आज का जी। खत्म करते हैं। मैरिज वाला जो है हम अगले संडे को लेंगे, अगले फ्राइडे को थोड़ा हो सकता है हमारा माने अगले सैटरडे को हम बाहर होंगे, वहाँ वृंदावन में होंगे, तो क्लास तो लेंगे ही। जी। तो देखिए इसमें क्या होता है, राशि तुल्य चार्ट में 3 चार्ट बनाना आप जानिएगा कि पहला D1 का चार्ट होगा, फिर D9 का चार्ट लेंगे, फिर D1 के चार्ट में D9 के प्लेनेट को बैठा देंगे, तो राशि तुल्य नवांश हमारा वो चार्ट बन जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, अब लिखिए 3 पॉइंट देखिए, यदि कोई ग्रह नवांश में उस राशि में स्थित है जो D1 चार्ट के केंद्र या त्रिकोण में आता है, केंद्र या त्रिकोण में स्थित है, तो प्लैनेट की शुभता और शक्ति दोनों बढ़ जाती है। नंबर 2, यदि D9 में स्थित राशि D1 चार्ट के 6, 8, 12 भाव में है, पड़ी है, D9 की राशि D1 के 6, 8, 12 भाव में पड़ी है, तो उसमें स्थित ग्रह अपने कारकत्वों की हानि करता है। दूसरा तीसरा वाला फिर से बोलिए, इसका दूसरा वाला फिर से, दूसरा वाला फिर से बोलिए। दूसरा पॉइंट यह है कि D9 में स्थित राशि जिसमें ग्रह बैठा है, यदि वो D1 के 6, 8, 12 भाव में पड़ी है, तो ग्रह का कारकत्व नष्ट हो जाता है। नंबर 3, यदि ग्रह D9 में उच्च का हो जाता है, यदि ग्रह D9 में उच्च का हो जाता है, परंतु छह 8 12 भाव में आ रही है, D1 के, हाँ D1 के ना, उच्च का हो गया, हाँ उच्च का D9 में उच्च का हो गया, लेकिन वह उच्च राशि D1 के 6, 8, 12 भाव में आ रही है, तो ग्रह जिस
जीव को रिप्रेजेंट करता है उसकी हानि होती है। और एक और पॉइंट है, यदि ग्रह D1 की अपनी स्थिति से केंद्र या त्रिकोण में आ जाता है, अपनी स्थिति से केंद्र या त्रिकोण की राशि में आता है, तो अच्छा होता है। शर्त यह है कि वो 6, 8, 12 में ना पड़ी हो। जैसे यदि D1 में कोई ग्रह मेष राशि में स्थित है और D9 में वो सिंह राशि में पहुंच गया तो त्रिकोण में पहुंच गया अपना। लेकिन अगर सिंह राशि जो है वो केंद्र त्रिकोण में आती है तो डबल स्ट्रेंथ मिल जाती है प्लैनेट को। और अगर वही सिंह राशि कहीं 6, 8, 12 में चली जाती है तो फिर ये न्यूट्रल हो जाता है। यानी कि जो आपका कहने का मतलब ये है कि जो D1 जो D9 का जो चार्ट है हमारा, अगर उसमें भी वही प्लेनेट केंद्र त्रिकोण की राशि में जैसा फिट हो जाए और हाँ। यहाँ पे भी केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो हमारी डबल स्ट्रेंथ हो जाएगी। डबल स्ट्रेंथ हो जाती है, यानी प्लेनेट जहां बैठा है D1 में, D9 में उससे त्रिकोण राशि में आ जाए। मान लिया मेष D1 में मेष में बैठा है जी, और D9 में सिंह में आ गया या धनु में आ गया जी, या कर्क में, तुला में और मकर में आ गया, जी, तो ये जो है केंद्र और त्रिकोण में आ जाता है, तो इसको पावर मिल जाती है। बशर्ते वाली जो राशि जो लेकिन वो राशियां 6, 8, 12 में ना पड़ी। मतलब जो D9 का जो लग्न है वो ऐसा उदित हो कि हाँ। D1 के जो प्लेनेट की जो D1 का जो चार्ट का 6, 8, 12 भाव में जो राशि है उस पे वो ना क्रैश कर वो रही उसकी है। त्रिकोण राशि ना हो। हाँ, ठीक बात है। प्लेनेट के D1 की त्रिकोण राशि D9 में 6, 8, 12 में न जाए, बस ये दे। 5 तो ये इस 2 तरीके से हम, यानी ये बन गया, जाके देखिए। हाँ, ये यहाँ पे आ गया, मार्स है मान लीजिए, हाँ, तो ये हो गया अब मान मार्स। लिया वहां मेष में बैठा हुआ है, मंगल जो है मेष में बैठा हुआ है और जी। यहाँ सिंह में आ गया। और सिंह में आ गया, एक तो अपनी राशि से पंचम राशि में चला गया जी, और यहाँ पर क्या हुआ कि ये केंद्र में इसकी राशि जो है त्रिकोण में आ गई, अपने से त्रिकोण में भी आ गई और ये 6, 8, 12 में भी नहीं गई, तो नहीं इसमें आई। डबल स्ट्रेंथ इसको मिल गई। और यही अगर मान लीजिए अगर ये यहाँ पे आ जाती 5 हाँ, और है तो यहाँ की त्रिकोण की, लेकिन ये 6 में चली गई, हाँ, तो ये गड़बड़ खराब, तो खराब मतलब हो उतना मतलब डबल स्ट्रेंथ ना मिलती नहीं। हाँ, डबल स्ट्रेंथ। हाँ, तो डबल इस तरीके से ये जो है राशि तुल्य नवांश जो है, ये हम इसको सीधे सीधे प्रयोग कर सकते हैं कि असेसमेंट जो प्लैनेट का असेसमेंट इससे करके हम कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं। और गोचर को भी, जैसे अभी हम लोग पढ़े कि गोचर में शनि का गोचर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आज जो मकर राशि का गोचर है, तो जो राशियां प्रभावित हो रही हैं, तो मकर तो प्रभावित हो रही, मीन भी प्रभावित हो रही है और उसके जो है साथ में कर्क राशि प्रभावित हो रही है और 6, 8, 12 की राशियां भी प्रभावित हो रही है। तो मकर लग्न वालों के लिए शनि का गोचर इस समय, भले ही वो अपनी राशि से गोचर कर रहा है, लेकिन वो 6, 8, 12 की राशियां जो है वो प्रभावित हो रही हैं, इसलिए उसको कहीं कहीं प्रॉब्लम है।